तो ये कहानी एक ऐसे अधेड़ उम्र के आदमी की है जो एक डोजो को रन करता है, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि वो सच में एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन है और इस बंदे की स्किल्स इतनी हाई लेवल की होती है कि कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता, फिर चाहे वो एक स्वॉर्ड्समैन हो या फिर कोई असैसियन। तो चलो फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इस एनिमे की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है बैरल। और यहीं पास में उसके डैड बैठे हुए ये सारी प्रैक्टिस देख रहे होते हैं। अगर तुमने ये स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने की जगह पर एक शादी कर ली होती तो आज मेरे पोता पोती मेरी गोद में खेल रहे होते। अरे यार मैं प्रैक्टिस कर रहा था वो तो देख लेते। अरे हाँ तुम्हारी प्रैक्टिस वो भी देख ही ली। और अब उसके सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि ये बंदा एक डोजो चलाता है। उसके डैड कहते हैं कि अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, मुझे मेरे पोता पोती चाहिए, समझे। अरे यार मैं डोजो चलाता हूँ, कोई मैट्रिमोनियल साइट थोड़ी। जिसके बाद हमें इस डोजो के बारे में बताया जाता है और बैरल यहाँ का मास्टर है जो कि काफी लंबे टाइम से स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा है और यहाँ पर बच्चों को भी स्वॉर्ड चलाना सिखा रहा है। और जब बैरल छोटा था तो उसका भी एक सपना था कि वो बड़ा होकर एक काफी महान तलवारबाज बने, लेकिन अब वो अपने आप को एवरेज से थोड़ा आगे समझता है और वो अपनी एज के हिसाब से काफी फिट भी है और उसे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है और वो ये सोचता है कि मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए था। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि बैरल अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा होता है। वैसे मुझे तुमसे पोता पोती ही चाहिए। अरे सुनो जी तुम बस भी करो, हमारा बेटा बड़ा हो चुका है तो वो अपने लिए एक लड़की ढूंढी लेगा। और तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है और जैसे बैरल दरवाजा खोलकर देखता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसको देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है और पहचान भी नहीं पाता। पर ये लड़की बैरल को अपना मास्टर कहती है और ये बताती है कि उसका नाम है एलूसिया। अरे वाह बेटी तुम यहाँ पर आ गई और तुमने जो लेटर्स भेजे थे मुझे उससे पता लग गया है कि तुम काफी आगे बढ़ चुकी हो। और हाँ मैं ये भी जानता हूँ कि अब तुम द रॉयल ऑर्डर ऑफ द नाइट्स की कमांडर हो। और जब बैरल उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है तो वो ये बताती है कि वो जिस ऑर्डर में काम करती है वहाँ पर ये स्वॉर्ड चलाना भी सिखाती है और वहीं पर उसने बैरल के नाम को भी रिकमेंड किया है एज अ इंस्ट्रक्टर। जिसके बाद ये इन सभी के सामने इंपीरियल ऑर्डर को रख देती है और ये बूढ़े अंकल कहते हैं कि अगर तुमने इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर अलूसिया ये कहती है कि तुम्हें मौत की सजा तो नहीं मिलेगी लेकिन काफी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और वही बताती है कि ये दोनों आज ही पैलेस में जाने वाले हैं। अरे सुनो बच्चे, पैलेस में जाने के बाद अपने लिए एक काफी सुंदर और टिकाऊ बीवी ढूंढ लेना, याद है ना मेरे पोता पोती। अरे यार डैड मजाक करना बंद करो, वैसे ये लड़की भी तुम्हारे लिए काफी अच्छी है। अरे डैड इसकी और मेरी एज में जमीन आसमान का अंतर है। और ये सुनने के बाद अलूसिया काफी शर्मा रही होती है। और फिर अगले सीन में ये दोनों कैपिटल के लिए निकल जाते हैं और बैरल ये नोटिस करता है कि आज भी अलूसिया के पास वही स्वॉर्ड है जो कि वो अपने स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट होने पर देता है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अब भी इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रही हो, पर तुम एक कमांडर हो और ये स्वॉर्ड तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करती। पर अलूसिया को ये स्वॉर्ड कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही होती है और वो ये कहती है कि मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि तुम एक छोटे से गाँव से निकलकर इतने बड़े कैपिटल में एक इंस्ट्रक्टर के रूप में जा रहे हो। जिसके बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर ये बता रही होती है कि सारे लोग आपके बारे में जानते हैं कि आपने काफी फेमस नाइट्स और एडवेंचरर्स को ट्रेन किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यही बस अकेली है जो कि मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचती है। जिसके बाद ये दोनों कैपिटल में पहुंच जाते हैं और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलूसिया बैरल की तारीफें कर रही होती है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अरे यार ये क्या बोल रही है। और ये सारा तामझाम खत्म हो जाने के बाद बैरल एक छोटी सी स्पीच देता है और यहीं पर हम इस ऑर्डर के वाइस कमांडर को देखते हैं जिसे न जाने किस बात पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अलूसिया बैरल को समझा रही होती है और तभी अचानक यहाँ पर एक नाइट आ जाती है और वही कहती है कि मास्टर आपसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो गया था और इसका नाम है कुरूनी। और बैरल उसे देखकर समझ जाता है कि ये उसी की स्टूडेंट है जिसने एक नाइट बनने के लिए काफी हार्ड प्रैक्टिस की थी और फाइनली अब ये एक नाइट बन चुकी है। और बैरल इसे देखकर काफी खुश होता है और जैसे वो रात में अपने घर जाता है तो वो ये नोटिस करता है कि उसका एक पुराना स्टूडेंट जिसका नाम है रेंड्रेड वो अपनी फैमिली के साथ उसके घर में बैठा हुआ होता है। जिसे देखकर वो ये कहता है कि आज का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि आज मैं अपने काफी सारे स्टूडेंट से मिल पाया हूँ। जिसके बाद रेंड्रेड उसे ग्रीट करता है और बैरल के डैड ये कहते हैं कि मेरी बात मानो तो तुम जाकर कैपिटल के अंदर ही सेटल हो जाओ और अपने लिए एक काफी सुंदर बीवी भी ढूंढ लेना। और उसके डैड डोजो की सारी जिम्मेदारियां रेंड्रेड को दे रहे होते हैं। जिसके बाद बैरल उससे ये कहता है कि तुम तो एक प्लेटिनम रैंक के एडवेंचरर हो तो तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ दोबारा से विलेज के अंदर
अंदर सेटल क्यों होना चाहते हो? वैसे मैं एक प्लेटिनम रैंक का एडवेंचरर इसलिए बना क्योंकि आपने मुझे ट्रेन किया था। और अब बैरल बैठा हुआ ये सोच रहा होता है कि मेरी गैर मौजूदगी में इन दोनों ने इस बंदे को लपेटे में ले लिया और डोजो का सारा तामझाम इसके हाथों में सौंप दिया। और फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि बैरल अलूसिया के साथ अपने लिए एक रूम ढूंढ रहा होता है और ये दोनों कैपिटल के अंदर होते हैं। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि रूम ढूंढने से पहले ये दोनों खाना खाएंगे। और तभी अलूसिया के मन में ये ख्याल आता है कि हम दोनों एक साथ घूम रहे हैं और एक साथ खाना खाने भी जा रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों डेट पर हैं। और जैसे ये दोनों आगे जाते हैं तभी पीछे से एक आवाज आती है कि ऑर्डर की कमांडर एक बूढ़े इंसान के साथ घूम रही है। और ये सुनने के बाद बैरल अपना फेस छुपा लेता है। ये सारी मेरी ही गलती है, अगर ये सुंदर लड़की मुझ जैसे बूढ़े इंसान के साथ घूमेगी तो सारे यही कहने वाले हैं। और जैसे अलूसिया पीछे पलट कर देखती है तो वो ही कहती है, अच्छा तो ये तुम हो लिसेंड्रा, क्या तुम इसे जानती हो? वैसे मैं इसे अच्छे से नहीं जानती और आपको भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसके बाद वो उसकी तरफ काफी गुस्से से बढ़ रही होती है और लिसेंड्रा कहती है कि चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे मास्टर कौन है और तुम किसे अपना मास्टर बुला रही हो। और जैसे वो बैरल का फेस देखती है तो ये उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और वो ही कहती है, मास्टर क्या ये आप हैं? और मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं पहचानते क्योंकि इस बात को 20 साल गुजर चुके हैं। जिसके बाद लिसेंड्रा बैरल के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बैरल भी ये समझ जाता है कि ये वही छोटी बच्ची है जिसे उसने 20 साल पहले स्वॉर्ड चलाना सिखाया था। जिसके बाद वो ये कहती है कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको बताना चाहती थी लेकिन मैं बता नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी लोग बड़े हो जाने के बाद काफी बिजी हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों अपने मास्टर यानी कि बैरल को लेकर लड़ना शुरू कर देती हैं। और लिसेंड्रा कहती है कि मैं इस जगह को तुमसे काफी बेहतर जानती हूँ क्योंकि मैं पहले एक ब्रोकर थी सारे के सारे एडवेंचरर्स की। और आखिरकार वो बैरल के लिए एक रूम भी ढूंढ देती है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि 2 नाइट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और यहाँ पर ऑर्डर का वाइस कमांडर भी होता है जो कि अपनी एक खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करके सामने वाले नाइट को हरा देता है। जिसके बाद अलूसिया कहती है कि आज सभी को हमारे मास्टर बैरल ट्रेन करने वाले हैं तो सारे के सारे तैयार हो जाओ। और ये सुनने के बाद वाइस कमांडर ड्रॉट आगे आ जाता है और वो ये कहता है कि हमारा ऑर्डर काफी स्ट्रॉन्ग है और उसे ट्रेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मास्टर का होना काफी जरूरी है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि लॉर्ड बैरल आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और अब ये दोनों प्रैक्टिस करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और बैरल ये सोच रहा होता है कि मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अलूसिया के सामने बुरी तरह से ना हारूं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ड्रॉट बैरल के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है और बैरल भी उसके सारे अटैक को डॉच कर रहा होता है और वो उसके एक अटैक को साइड करके उसकी चिन पर एक जोरदार अटैक करता है। जिसके बाद ये दोनों दोबारा से अपनी पोजीशंस पर जा रहे होते हैं और बैरल ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगा था मैं पहले ही रुक जाऊंगा लेकिन फिर भी मैंने उसे हिट कर ही दिया। जिसके बाद ये दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं और ड्रॉट बैरल के ऊपर एक के बाद एक खतरनाक अटैक्स कर रहा होता है और बैरल भी उसके सारे अटैक्स को आराम से रीड करके डॉच कर रहा होता है। जिसके बाद ये बंदा गुस्से में आकर अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है जिसमें इसके पसीने छूट जाते हैं लेकिन वो ये नोटिस करता है कि बैरल मास्टर उसके सामने नहीं है। और तभी अचानक वो पीछे से आकर इसके ऊपर स्वॉर्ड रख देता है और इस फाइट को आराम से जीत जाता है। और ड्रॉट ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि बैरल ने उसे काफी आसानी से हरा दिया। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैरल जीतने की खुशी में इन सभी को ट्रीट दे रहा होता है और ड्रॉट उससे माफी मांगता है, मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ करना जो कि मैंने आपके साथ किया था। अलूसिया कहती है, अबे ओए घनचक्कर, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि हमारे मास्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, वैसे आपने मेरे स्पिनिंग अटैक को डॉच कैसे किया और आप मेरे पीछे कैसे आए? अच्छा वो मैंने तुम्हारी स्पीड को मैच कर लिया और तभी मैं तुम्हारे पीछे आ गया, अगर तुम्हारे अटैक्स सीधे नहीं होते तो मैं पक्का हार जाता। जिसके बाद हम बैरल के डैड को देखते हैं जो कि रेंड्रेड से बातें कर रहे होते हैं, वैसे तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने डोजो को संभालने की जिम्मेदारी ले ली। जिसके बाद रेंड्रेड ही कहता है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ और मैं काफी जगहों पर गया हूँ लेकिन मैंने मास्टर के जैसा स्वॉर्ड्समैन कहीं पर भी नहीं देखा और अगर वो कैपिटल में अपना नाम बनाएंगे तो मुझे भी काफी खुशी होगी। वैसे मैं भी इस चीज का काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था और फाइनली ये चीज आ गई है और अब सारा कुछ तुम्हारे हाथ में है बैरल। जिसके बाद बैरल सारे नाइट्स को ट्रेनिंग देनी शुरू कर देता है लेकिन जब भी वो किसी नाइट को कुछ सिखा रहा होता है तो बाकी के सभी नाइट्स उसे काफी गौर से देख रहे होते हैं और ये देखकर वो काफी हैरान हो रहा होता है। और जैसे ही ये सारी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तो तभी कुरूनी यहाँ पर आ जाती है और वो बैरल से कहती है कि मैं आपको पूरा का पूरा कैपिटल घुमाना चाहती हूँ और बैरल इसके लिए हाँ बोल देता है। और फिर हम अलूसिया को देखते हैं जो कि एक काफी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग के अंदर होती है और जैसे ये मीटिंग खत्म होती है तो वो बाहर आकर ये सोचने
सोचना शुरू कर देती है कि अगर किसी को एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनना है तो उसे कभी भी एक कमांडर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। और अब वो अपने पास्ट को याद करना शुरू कर देती है जब वो एक छोटी सी बच्ची थी और बैरिल से मिलने के बाद वो पहली बार अपने आप को सही से इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाई थी। लेकिन जब मास्टर बैरिल ने उसके सामने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो वो ये देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे मास्टर बैरिल के अंदर एक काफी अच्छा इंसान नजर आता है। जिसके बाद बैरिल उसे प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते अलूसिया पहले से अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगती है। और एक दिन वो प्रैक्टिस करते हुए ये नोटिस करती है कि रेनरेड अपना अटैक करने से पहले काफी सोच रहा होता है, और जैसे ही वो अटैक करता है तो मास्टर बैरिल उसे काफी आराम से हरा देते हैं। और अब बारी आती है अलूसिया की, जो कि मास्टर बैरिल के सामने खड़ी होती है और वो ये सोचती है कि मुझे ऐसी कोई भी जगह नजर नहीं आ रही है जहाँ से मैं इनके ऊपर अटैक कर सकती हूँ। और अगले ही पल हम ये देखते हैं कि मास्टर बैरिल उसे भी काफी आराम से हरा देते हैं। और अभी तक ये सारे बच्चे यही सोचते थे कि मास्टर बैरिल बाकी सभी मास्टर्स की तरह ही हैं। लेकिन जब वो एक दूसरे डोजो के अंदर कंपटीशन करने के लिए जाते हैं तो इस कंपटीशन के अंदर मास्टर बैरिल के साथ साथ उसके सारे के सारे स्टूडेंट्स जीत जाते हैं। और अभी सारे रास्ते में आते हुए इसी कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और बैरिल ये बताता है कि हार जीत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इससे ये डिसाइड नहीं होता कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी अचानक अलूसिया ये नोटिस करती है कि उसके कान की एक ईयररिंग उसी डोजो के अंदर रह गई है। जिसके बाद वो भागकर उसी डोजो के अंदर जाती है। लेकिन यहाँ पर ये सारे के सारे छपरी लड़के खड़े होते हैं। तुम इसे ही लेने के लिए यहाँ पर आई हो ना, तो चलो मैं तुम्हें एक बार और लड़ने के लिए चैलेंज करता हूँ। लेकिन अलूसिया इसके साथ लड़ने से मना कर देती है। पर तभी अचानक ये छपरी उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। पर तभी मास्टर बैरिल उसके सामने आ जाते हैं और ये अटैक अपने ऊपर ले लेते हैं। और इतना सारा कुछ होने के बाद भी ये छपरी बाज नहीं आता और दोबारा से मास्टर बैरिल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन बैरिल भी इसे बिना नुकसान पहुंचाए इसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ लेता है। और तभी अचानक इन सभी के मास्टर यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं, अरे ओए बेवकूफ, क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि तुम सारे मिलकर भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो बैरिल के सामने झुककर उससे माफी मांगते हैं। अरे नहीं, आप ऐसा मत करिए। और अब ये दोनों यहाँ से जाते हुए बातें कर रहे होते हैं और अलूसिया कहती है कि ये सारी मेरी ही गलती है और मेरी वजह से आपको चोट लग गई। अरे नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारा कुछ मेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ है, मुझे ही तुम्हारे साथ चलना चाहिए था। और ये सुनने के बाद अलूसिया रोना शुरू कर देती है और बैरिल को ऐसा लगता है कि वो डर के मारे रो रही है। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि अलूसिया और बैरिल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और जैसे ही बैरिल उसके ऊपर अटैक करता है तो अलूसिया उसके अटैक को आराम से रोक लेती है और इस बार वो इस डुएल को भी जीत जाती है। और यही वो मोमेंट होता है जब बैरिल उसे ग्रेजुएट होने के लिए वो स्वॉर्ड देता है और ये कहता है कि अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात समझोगी। और ये सारी बातें सुनने के बाद अलूसिया इस स्वॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी सैड भी होती है क्योंकि वो इस डोजो को छोड़कर जाना नहीं चाहती। लेकिन डोजो से निकलने के बाद वो ये ठान लेती है कि वो सभी को बताएगी कि मास्टर बैरिल से अच्छा कोई भी स्वॉर्ड्समैन इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद वो ऑर्डर को ज्वाइन कर लेती है और उसके मन में मास्टर बैरिल को लेकर जो एक छोटा सा डाउट था वो भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर सभी को काफी आराम से हरा देती है। और यहाँ तक कि एग्जामिनर भी उसके सामने टिक नहीं पाता और अलूसिया को इस बात पर यकीन हो जाता है कि इस दुनिया में मास्टर बैरिल के जैसा स्वॉर्ड्समैन कोई दूसरा नहीं है। और वो ये बात भी ठान लेती है कि एक दिन वो अपने मास्टर को उस जगह से निकालकर एक बेटर जगह पर लेकर आएगी। और यहाँ पर आने के बाद मास्टर बैरिल जब ड्रॉट के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तो अलूसिया ये नोटिस करती है कि वो पहले से भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और जब वो बैरिल से मिलने के लिए ट्रेनिंग रूम में आती है तो ड्रॉट उसे ये बताता है कि वो कारूनी के साथ इस कैपिटल को घूमने के लिए गए हुए हैं, लेकिन वो तो मैं थी जो कि उन्हें घुमाने के लिए लेकर जाना चाहती थी। क्या तुमने कुछ कहा? अरे नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और इस तरफ ये दोनों बाजार में घूम रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है और वो ये कहती है कि मास्टर आपसे मिली हुई काफी लंबा टाइम हो गया है। और बैरिल कारूनी से ये पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? और जैसे ये लड़की अपनी स्वॉर्ड दिखाती है तो बैरिल ये समझ जाता है कि इस लड़की ने भी डोजो की ट्रेनिंग को पूरा किया है। और तभी अचानक बैरिल को ये बात याद आ जाती है कि इसका नाम फाइजल है और इन दोनों ने ही डोजो की लास्ट ईयर में एक साथ प्रैक्टिस की थी। जिसके बाद कुरूनी ये बताती है कि फाइज काफी कमाल किया है क्योंकि ये मैजिक कॉप्स की वन ऑफ द बेस्ट विजर्ड है। और ये सुनने के बाद बैरिल सोचता है कि विजर्ड काफी कम लोग बनते हैं, यानी कि इसने एक विजर्ड बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की होगी। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि पीछे से एक चोर एक लेडीज का पर्स लेकर भाग रहा होता है और फाइज ये देख लेती है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके ऊपर अपना मैजिक कास्ट करती है और इस चोर को पकड़ लेती है और कुरूनी जाकर उसे फटाफट से अरेस्ट कर लेती है। वैसे इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे
क्रिमिनल्स को अच्छे से हैंडल करना आता है। जिसके बाद फाइज ये बताती है कि मैं स्वॉर्ड मैजिक का इस्तेमाल करती हूँ और अपने मैजिक को अपनी स्वॉर्ड के अंदर कास्ट करने के बाद शूट करती हूँ। वैसे तुम्हारा मैजिक तो काफी कमाल का है। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि बैरल प्रातः काल की सैर कर रहा होता है और ये मस्ती से बन खाते हुए अपने ही अलग ख्यालों में होता है और पीछे से एक लड़की उसे आवाजें लगा रही होती है, पर बैरल को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद उसे पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है, तुम मुझे जानकर इग्नोर कर रहे हो ना? अरे ओए छोटी बच्ची हो क्या? और वैसे भी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम अपने घर का रास्ता भूल गई हो? और फिर ये छोटी बच्ची बताती है कि उसका नाम है लूसी डायमंड और वो यहाँ की मैजिक कॉर्प्स की कमांडर है। अरे बच्ची, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किंडर जॉय चढ़ गया है और तुम अपने सपने में बोल रही हो। और ये सुनने के बाद लूसी काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपना मैजिक दिखाती है। अरे हाँ, मैं समझ गया कि तुम सच बोल रही हो। जिसके बाद ये दोनों ही सैर करते हुए बातें कर रहे होते हैं और लूसी ये बताती है कि फाइज तुमसे मिलकर काफी खुश हो गई थी और उसकी शॉर्ट स्किल्स भी काफी कमाल की हैं। अरे हाँ, वो लड़की काफी मेहनती है और वो अपनी मेहनत के दम पर ही यहाँ तक आई है। और अब ये दोनों बातें करते करते इस जगह पर आ जाते हैं। वैसे मुझे मैजिक काफी ज्यादा पसंद है और मैं डेली अपने मैजिक को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। वैसे हाँ, प्रैक्टिस तो मैं भी रोज करता हूँ, लेकिन आज मैं उन सारी चीजों को ट्राई करना चाहती हूँ जो कि मैंने सीखी हैं और मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं पहले से कितना इम्प्रूव कर पाई हूँ। वैसे हाँ, मेरा भी ऐसा ही मानना है कि हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके काफी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो चलो मैं अपनी स्किल्स को आजमाती हूँ उस इंसान के सामने जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। और तभी अचानक वो बैरल के ऊपर एक फायर अटैक करती है, पर बैरल उसे बड़ी आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन अब भी ये दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए तैयार खड़ी होती है और बैरल भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। और अब लूसी उससे पूछती है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? पर बैरल कहता है, वैसे तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमसे फाइट करनी होगी। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि लूसी उसके ऊपर एक के बाद एक फायर अटैक्स करना शुरू कर देती है और बैरल भी उसके सारे अटैक से डॉज कर रहा होता है और उनसे काफी आराम से बच जाता है। और ये देखकर लूसी उसके ऊपर आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन बैरल अपनी स्वॉर्ड से उन बड़ी बड़ी आइस को भी आराम से तोड़ देता है। और अब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है और वो ये सोचता है कि मैं इसे जान से नहीं मार सकता, तो मुझे इसे बेहोश करना होगा। और जैसे ये उसके पास जाता है तो लूसी अपने चारों तरफ आग का टोर्नेडो बना लेती है, जिसको देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है और उसका ये अटैक फेल हो जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि लूसी उसके ऊपर काफी सारे आग के गोले बरसाना शुरू कर देती है और बैरल इनसे बचकर भाग रहा होता है। अरे वाह, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम आज से पहले भी किसी विज़र्ड के साथ फाइट कर चुके हो। अभी ओए पागल औरत, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फाइट मैं पहली बार कर रहा हूँ। और जैसे वो इन सारी फायर बॉल से बचता है तभी लूसी उसके ऊपर एक काफी बड़ा बर्फ का टुकड़ा फेंक देती है, लेकिन बैरल इसकी डायरेक्शन चेंज करके उसे लूसी के ऊपर फेंक देता है। और तभी लूसी अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे बर्फ के टुकड़े को भाप में कन्वर्ट कर देती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर बैरल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी लूसी उसे एक जोरदार बिजली का झटका देती है, जिससे बैरल पीछे गिर जाता है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मुझे अपनी पावर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि लूसी एक अजीब तरह का स्पेल एक्टिवेट कर देती है। अरे यार, ये कैसा स्पेल है? अगर इसने मुझे इस स्पेल से हिट किया तो पक्का मेरी चटनी बनने वाली है। और जैसी वो इसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी अचानक से वो शांत हो जाती है और ये कहती है कि चलो इसे छोड़ो। चलो यार, अच्छा हुआ कि इसने मुझे छोड़ दिया। वैसे अगर तुम मेरे ऊपर अपने लास्ट स्पेल से अटैक करती तो मेरा क्या होता? अच्छा, वो उससे तुम्हारा कचुम्बर निकल जाता। वैसे तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे ऊपर वो अटैक नहीं किया। अरे वो छोड़ो, लेकिन एक बात तो साफ है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और मुझे ये बात भी पता लग चुकी है कि फाइज तुम्हारी इज्जत क्यों करती है। और अब ऐसे ये दोनों बातें करने में लग जाते हैं और बैरल ये बताता है, अरे यार, मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और वैसे भी मैंने अपने डैड को अभी तक नहीं हराया है। वैसे तुम अगर चाहो तो मेरी मैजिक इंस्टीट्यूट में शामिल हो सकते हो। अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जब बैरल ट्रेनिंग खत्म करके जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात फाइज से होती है और वो ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो यहाँ पर मैजिक पोशंस लेकर आई हुई होती है और वो ये कहती है कि कमांडर लूसी ने मुझे सारा कुछ बता दिया है और उन्होंने आपके लिए ये मैजिक पोशन भिजवाया है। अच्छा, तो वो छोटी बच्ची सच में एक कमांडर है। और वाइस कहती है, वैसे वो अपने आप को जवान दिखाने के लिए इस मैजिक पोशन का इस्तेमाल करती है और किसी को भी ये नहीं पता कि उनकी असली एज क्या है। वैसे जब मैं उनसे लड़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूँ और मैं उनसे दोबारा लड़ना नहीं चाहता। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम लिसेंड्रा को देखते हैं जो कि बैरल से ये कह रही होती है, क्या तुम यहाँ पर नए एडवेंचरर्स को ट्रेन कर सकते हो? वैसे मुझे उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग देनी है? वैसे तुम्हें उन्हें डंजन अटैक की ट्रेनिंग देनी है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बैरल एक डंजन के अंदर जाता है और जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तो उसकी हालत काफी गंदी होती है और वो ये बताता है कि इस काम में काफी अच्छे पैसे हैं
पर हालत भी काफी खराब हो जाती है। और ये दोनों भी वो सारी बातें काफी गौर से सुन रही होती हैं। और तभी बैरल ये कहता है, वैसे ये काम काफी ज्यादा मुश्किल है। और अब ये सारे इसी बारे में डिस्कस करने के लिए गिल्ड मास्टर के पास आ जाते हैं। और जैसे ही बैरल अंदर जाता है तो वो ये नोटिस करता है कि लूसी यहाँ पर पहले से ही बैठी हुई होती है। और वो ये कहती है, हाय बैरल। और ये सुनने के बाद वो काफी शॉक्ड हो जाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और तभी गिल्ड मास्टर ये बोलते हैं कि वैसे मेरा नाम है नीडस और लिसेंड्रा ने तुम्हें सजेस्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा गिल्ड सुरक्षित हाथों में है। वैसे मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं ये काम करूंगा या फिर नहीं। और लूसी कहती है कि मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में पहले ही सारा कुछ बता दिया है। वैसे अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अभी सारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी गिल्ड मास्टर का असिस्टेंट ये बोलता है कि सुनिए बैरल, हमें आपकी ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि आप लिसेंड्रा के साथ एक डुएल करो, जिससे हम आपकी ताकत के बारे में पता कर सकते हैं। अब ये सुनने के बाद बैरल काफी परेशान हो जाता है, लेकिन बाकी सभी को ये प्रस्ताव काफी अच्छा लगता है। और फिर अगले सीन में हम बैरल और लिसेंड्रा को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हुआ देखते हैं। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिसेंड्रा एक कैरेज के अंदर जा रही होती है, जिसके अंदर काफी सारे फल भी होते हैं और साथ में उसके मॉम डैड भी। और जैसे ये थोड़ा आगे जाते हैं तभी अचानक एक काफी खतरनाक बीस्ट उनके ऊपर अटैक कर देता है। और लिसेंड्रा की मॉम उसे बचाने के लिए उसे पानी में धक्का दे देती है। और यही वो टाइम होता है जब लिसेंड्रा पहली बार बैरल से मिली थी और उसकी हालत काफी खराब होती है, जिसके बाद बैरल और उसकी फैमिली लिसेंड्रा का पूरा ख्याल रखते हैं। और जब भी ये लोग उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पता करते हैं तो लिसेंड्रा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और अब बैरल उसे शॉर्ट ट्रेनिंग करवाने में लग जाता है और उसका फुटवर्क देखकर वो उसे 2 शॉट्स के साथ ट्रेनिंग करने की सलाह देता है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फैमिली लिसेंड्रा को गोद ले लेती है। और वो यहाँ से जाना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है क्योंकि वो बैरल की फैमिली के ऊपर ज्यादा बोझ बनना नहीं चाहती। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिसेंड्रा बड़ी हो चुकी होती है और एक एडवेंचरर उससे ये पूछता है कि तुम एक एडवेंचरर क्यों बनी? और वो ये कहती है क्योंकि मैं इस दुनिया को देखना चाहती हूँ और हर जगह पर घूमना चाहती हूँ। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि कुछ बंदे इन दोनों को घेर लेते हैं और ये एडवेंचरर कहता है कि लिसेंड्रा, इससे दूर रहना, ये बंदा अपनी तलवारबाजी के लिए काफी जाना जाता है। लेकिन लिसेंड्रा काफी आराम से इन सभी की चटनी बना देती है। और अब वो ये सोचती है कि वैसे मेरे एडवेंचरर बनने की एक और वजह है कि मैं अपने मास्टर की सिखाई हुई स्किल्स को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहती हूँ। और फिर हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिसेंड्रा बैरल के सामने सर झुका रही होती है, बिल्कुल वैसे जैसे कि वो बचपन में झुकाया करती थी। और ये देखकर बैरल काफी खुश हो जाता है। और तभी लिसेंड्रा बैरल के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देती है और बैरल भी उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर लिसेंड्रा काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसका ये सपना था कि वो अपने मास्टर के साथ फुल पोटेंशियल से लड़े। और बैरल को भी इसके ऊपर काफी ज्यादा प्राउड होता है। और वो ये नोटिस करता है कि लिसेंड्रा की स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की हैं, लेकिन फिर भी वो उसका एक वीक स्पॉट ढूंढ लेता है। और वो पहले उसकी एक शॉट को उससे अलग कर देता है और बाद में उसका बैलेंस बिगाड़ कर उसे नीचे गिरा देता है। और इसी के साथ बैरल इस फाइट को जीत जाता है और लिसेंड्रा भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। और यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग उन दोनों को चीयर्स कर रहे होते हैं। वैसे मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट किया। अरे यार वो सब छोड़ो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये करना नेचुरल था। और फिर अगली सीन में हमें बैरल और लिसेंड्रा को दिखाया जाता है जो कि इन 3 एडवेंचरर्स के साथ उसी डंजन के अंदर आ जाते हैं। और उनका आज का ये मिशन है कि उन्हें इस डंजन के अंदर जाकर सही सलामत बाहर लौटना है। और जब ये आगे जाते हैं तभी उनके सामने कुछ गॉब्लिन्स आ जाते हैं, पर ये तीनों ही एडवेंचरर्स उन्हें काफी आराम से निपटा देते हैं। और अब इस डंजन को पूरी तरह से सर्च करने के बाद और सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये सारे बाहर निकल रहे होते हैं। और लिसेंड्रा कहती है कि फाइनली हमने ये सारा काम कर दिया है और हम बाहर जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक बैरल कुछ सेंस करता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एडवेंचरर आगे जा रहा होता है उसके ऊपर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसको देखकर बैरल उन सभी को अंदर रहने के लिए कहता है। और जिस एडवेंचरर के ऊपर अटैक हुआ होता है उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है। और जैसे ये मॉन्स्टर दहाड़ता है तो वहाँ पर जोर जोर से हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। और लिसेंड्रा कहती है कि अब मुझे पता चला कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमें इस डंजन के अंदर काफी कम मॉन्स्टर्स मिले। और अब ये दोनों उस ईगल मॉन्स्टर के सामने खड़े हुए होते हैं और लिसेंड्रा ये सोचती है कि मैंने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बैरल की भी हालत काफी खराब हो रही होती है, जिसके बाद वो लिसेंड्रा से मैजिक पोशन मांगता है और लिसेंड्रा कहती है अरे हाँ, मैं वो अपने साथ लेकर आई हूँ। और ये सुनने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ये सोचता है कि लिसेंड्रा यहाँ पर इस ईगल से फाइट करेगी और मैं जाकर बाकी बच्चों को बचा लूंगा। और जैसे वो लिसेंड्रा से पोशन मांगता है तो लिसेंड्रा उसके हाथ पर ताली मारकर यहाँ से भाग जाती है, यानी कि बैरल
का पोपट हो जाता है और उसे ही इस मॉन्स्टर के साथ अब लड़ना है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर बैरल के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है और बैरल भी इसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और अब वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर इस मॉन्स्टर के पैर पर अटैक करता है, पर ये पैर काफी ज्यादा हार्ड होता है, एकदम पत्थर की तरह, और इस मॉन्स्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये मॉन्स्टर सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसे ही इसे थोड़ी देर और रोक कर रखना होगा। और फिर हम लिसेंड्रा को देखते हैं जो कि बाकी सभी बच्चों को यहाँ से लेकर जा रही होती है और तभी अचानक ये मॉन्स्टर बैरल के एक जोरदार फटका मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और उसको एक कट भी लग जाता है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर फायर अटैक करना शुरू कर देता है। अबे ओए, ये क्या हुआ? ये फायर अटैक भी कर सकता है? लगता है आज तो मैं गया। और तभी ये मॉन्स्टर अपनी टेल से उसके ऊपर अटैक करता है और बैरल भी अपनी स्वॉर्ड से उसको रोक रहा होता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि बैरल उसकी पूंछ को ही काट देता है और इस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो बैरल को काफी गंदे तरीके से मारना शुरू कर देता है और बैरल ये सोचता है कि अब मुझे कुछ करना होगा। जिसके बाद वो इस मॉन्स्टर के ऊपर बैठ जाता है और वो इसे लेकर हवा में उड़ना शुरू कर देता है और ये मॉन्स्टर उसे अपने ऊपर से हटाने की काफी कोशिशें कर रहा होता है, पर बैरल भी एक नंबर का ढीठ होता है और वो अपनी पकड़ को नहीं छोड़ता। जिसके बाद ये दोनों दोबारा से जमीन पर लैंड हो जाते हैं और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये ईगल मॉन्स्टर अपना एक और खतरनाक अटैक करता है जिससे पूरी की पूरी जमीन लावा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और ये सारा कुछ देखकर उसकी फटनी शुरू हो जाती है और वो भी एक ऊंची चट्टान पर आ जाता है और अब ये पूरा का पूरा लावा केव की तरफ भी जा रहा होता है और अंदर की सिचुएशन भी काफी खराब हो रही होती है और ये सारे के सारे एडवेंचरर्स उसे देखकर डर रहे होते हैं। लगता है अब मुझे कुछ करना होगा। जिसके बाद वो इस ईगल मॉन्स्टर के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है और वो भी अपने फायर बॉल से बैरल के ऊपर बार बार अटैक कर रही होती है और बैरल उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद बैरल सही मौके का फायदा उठाकर अपनी स्वॉर्ड को उसकी आंख में घुसा देता है, लेकिन ये मॉन्स्टर उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है और अब इस मॉन्स्टर को देखकर ऐसा लगता है कि वो बैरल को जान से मारने वाला है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर लिसेंड्रा की एंट्री हो जाती है और वो इस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है और एक ही अटैक में इसका काम 25 कर देती है। जिसके बाद लिसेंड्रा उसको थैंक्स बोलती है और बैरल पूछता है कि वो सारे बच्चे कैसे हैं। अरे तुम उनकी चिंता मत करो, वो सारे ठीक हैं। और फिर अगले सीन में हमें गिल्ड मास्टर नीडस को दिखाया जाता है जो कि ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि इन दोनों ने एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को जान से मार दिया है। और लिसेंड्रा कहती है कि वैसे बैरल ने भी हमारी काफी ज्यादा हेल्प की है, वैसे तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने लिसेंड्रा की हेल्प की। और ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा शर्मा जाता है और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि बैरल और लिसेंड्रा एक बाजार में होते हैं और बैरल इस बात को सोचकर काफी खुश हो रहा होता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझे काफी ज्यादा इज्जत देते हैं और काफी सारा क्रेडिट भी। और अब लिसेंड्रा उससे माफी मांगना शुरू कर देती है क्योंकि उसकी वजह से बैरल को काफी परेशानी झेलनी पड़ी और वो ये कहती है सच में मास्टर आप काफी ज्यादा कमाल के हो। और बैरल भी काफी चालाक होता है और वो भी उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है और ये सुनने के बाद वो शर्मा जाती है। जिसके बाद वो अपने पास्ट को याद करती है कि उसने बैरल के साथ किस तरह से टाइम बिताया था। काश मास्टर मैं दोबारा से आपके साथ पुराने पल बिता पाती। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि बैरल कुरूनी के साथ कहीं पर जा रहा होता है और ये दोनों वैसे बैरल की नई स्वॉर्ड बनवाने के लिए जा रहे होते हैं और बैरल उसको थैंक्स बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे लिए टाइम निकाला। और अब ये सारे ब्लैक स्मिथ के पास जा रहे होते हैं और बैरल ये पूछता है आखिरकार वो ब्लैक स्मिथ कौन है, पर कुरूनी कहती है कि वो आपके लिए एक सरप्राइज है। और जैसे ही सारे ब्लैक स्मिथ के पास पहुंच जाते हैं तो वो बंदा कुरूनी को देखकर काफी खुश हो जाता है और जैसे ही बैरल उसकी आवाज सुनता है तो बैरल उसे पहचान लेता है और इस बंदे का नाम है बेल्टन। और वो बैरल को देखकर ये कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर, यानी कि ये बंदा भी बैरल का एक स्टूडेंट था। अलूसिया कहती है मास्टर क्या आप इसे जानते हो, और बैरल बताता है कि जब मैं स्वॉर्ड ट्रेनिंग करवाया करता था तो ये भी उनमें से एक था और इसकी एज काफी ज्यादा थी। जिसके बाद बैरल उसे कांग्रेचुलेट करता है कि फाइनली तुमने अपनी शॉप खोली ली। और अब कुरूनी उससे कहती है कि मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए और वो टूटी हुई एक स्वॉर्ड दिखाती है और ये देखकर वो मना कर देता है कि मुझे माफ करना, ऐसी स्वॉर्ड मेरे पास नहीं है। और ये सुनने के बाद वो काफी सैड हो जाती है और तभी कुरूनी ये बताती है कि मैं स्वॉर्ड को हैंडल नहीं कर सकती, मेरे पास बस एक डैगर रहता है। और बैरल उससे कहता है कि मेरी बात मानो, तुम एक स्वॉर्ड ले लो। और तभी बैरल को अपने सामने एक स्वॉर्ड दिखती है और वो ये कहता है कि तुम इसे ट्राई करो। और जैसी कुरूनी इसे ट्राई करती है तो ये स्वॉर्ड उसे काफी ज्यादा पसंद आती है और वो इसे खरीद लेती है। और अब बैरल भी अपने लिए स्वॉर्ड को चेक कर रहा होता है और अलूसिया उसे कहती है कि मास्टर आपको एक कस्टमाइज स्वॉर्ड लेनी चाहिए। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मेरे लिए एक नॉर्मल स्वॉर्ड भी सही रहेगी। और तभी अचानक यहाँ पर लिसेंड्रा की भी एंट्री हो जाती है और वो अलूसिया को देखकर काफी चिढ़ना शुरू कर देती है क्योंकि इन दोनों में पड़ती नहीं है। और वो अपने साथ उसी ईगल मॉन्स्टर का एक पैर लेकर आती है और बेल्टन से कहती है कि जल्दी से मुझे इसकी एक स्वॉर्ड बनाकर दे दो जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हो।
ओह, मेरे ख्याल से ये एक जीनो मॉन्स्टर है, लेकिन तुमने इसे मारा कैसे और तुम एक लॉन्ग स्वॉर्ड बनवाना क्यों चाहती हो? और वो ये कहती है कि वैसे मैं ये स्वॉर्ड अपने मास्टर को गिफ्ट करना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे ये स्वॉर्ड नहीं चाहिए। लूसिया कहती है कि वैसे तुम्हें ये एहसान नहीं करना चाहिए, अपनी स्वॉर्ड अपने पास रखो। जिसके बाद लिसेंड्रा बैरल से रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती है कि प्लीज मास्टर, मुझसे ये स्वॉर्ड ले लो। और ये सारा कुछ देखने के बाद बेल्टन कहता है, सुनो मास्टर, अगर आप मेरी बात मानो तो आपको ये ऑफर ले लेना चाहिए। और अब बैरल भी इस स्वॉर्ड को लेने के लिए मान जाता है। और तभी बेल्टन कहता है कि मैं इससे एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड बनाने वाला हूँ। अरे ओ भाई, मुझे कोई खतरनाक स्वॉर्ड नहीं चाहिए, मेरे लिए एक नॉर्मल स्वॉर्ड भी चलेगी। वैसे ये पैर काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं काम कहाँ से शुरू करूँ? और मैं इसे एक काफी अच्छी स्वॉर्ड बनाने वाला हूँ। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि बैरल कुरूनी को नई स्वॉर्ड चलाना सिखा रहा होता है और वो ये बताता है कि आखिरकार स्वॉर्ड को स्विंग कैसे करते हैं। और कुरूनी को ये स्वॉर्ड पकड़ने में शुरू में थोड़ी दिक्कतें आ रही होती हैं, लेकिन बाद में वो इसे हैंडल कर लेती है और साथ में अपने मास्टर को भी थैंक्स बोलती है उसे टाइम देने के लिए। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जब बैरल काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद अपने घर जा रहा होता है और वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स भी सक्सेसफुल हो चुके हैं। और जैसे वो आगे जाता है तो उसके सामने एक मास्क वाली लड़की आ जाती है जो कि उसके पैसे चुराने की कोशिश करती है, लेकिन बैरल उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और तभी अचानक यहाँ पर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, यानी कि ये लड़की बैरल के ऊपर एक फायर अटैक कर देती है और यहाँ से निकल जाती है ताकि बैरल उसे पकड़ ना पाए। क्या सच में इस बच्ची को मैजिक का इस्तेमाल करना आता है? और अब ये लड़की भागकर एक जगह पर पहुँच जाती है और ये सारे के सारे पैसे आगे रख देती है। मुझे माफ करना, आज मैं बस इतना ही ला पाई। तुम बस इतना ही लाई हो, इससे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमें और चाहिए। और तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की हमारे लिए कितने पैसे लाई है, हमें तो बस इस बात से खुश होना चाहिए कि ये लड़की हमारे लिए अर्न कर रही है। और दूसरी तरफ हम दोबारा से बैरल को देखते हैं जिसे इसी लड़की का एक पेंडेंट मिल जाता है जिसको बैरल उठा लेता है। और अब वो ये सोचता है कि आखिरकार वो लड़की कौन थी जिसने मेरे ऊपर ये अटैक किया। अब अगले दिन बैरल सभी को स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। जब ये सारी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो वो इन दोनों को ये लॉकेट दिखाता है और साथ में ये बताता है कि कल उस छोटी लड़की के साथ क्या हुआ। कुरूनी ये पूछती है कि मास्टर, आप इस लॉकेट के साथ क्या करने वाले हो? वैसे मैं इसे अथॉरिटी को वापस देने वाला हूँ। अगर ये चोरी का सामान हुआ तो जिसका ये सामान है उसे दोबारा से वापस मिल जाएगा। जिसके बाद वो सीधे जाकर इस लॉकेट को जमा करवा देता है। लेकिन जब वो इस जगह से वापस आ रहा होता है तो उसकी मुलाकात रात वाली लड़की से हो जाती है। बैरल उससे पूछता है, क्या तुम उसी लॉकेट को ढूंढ रही हो? और ये लड़की बैरल के साथ हाथापाई करनी शुरू कर देती है कि तुम ही वही चोर हो जिसने मेरा लॉकेट चुराया था, मेरा लॉकेट वापस करो। बैरल उसे शांत करता है और ये बताता है कि मैंने तुम्हारा नेकलेस ऑर्डर के रिसेप्शन में सबमिट कर दिया है। ये सुनने के बाद ये लड़की थोड़ी सी परेशान हो जाती है। बैरल उससे कहता है, मैं ये बात जानता हूँ कि तुमने वो नेकलेस चोरी नहीं किया था। हाँ, वो सच में मेरा ही था। तो चलो तुम्हारे नेकलेस को दोबारा से वापस लेकर आते हैं। जब ये दोनों उस नेकलेस को लेने के लिए जा रहे होते हैं तो बैरल फ्रेया को देखकर ये सोचता है कि मैंने आज से पहले काफी बदमाश बच्चे हैंडल करे हैं, लेकिन ये काफी अलग है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि फ्रेया का नेकलेस मिल जाता है, पर बैरल उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन फ्रेया इसके लिए साफ मना कर देती है। तभी यहाँ पर एलूसिया भी आ जाती है और अब ये सारे अंदर आ गए थे, जहाँ पर बैरल एलूसिया को इस लड़की के बारे में सारा कुछ बता रहा होता है। लेकिन फ्रेया काफी कॉन्फिडेंस में होती है। वो ये कहती है कि तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, तुम मुझे तभी पकड़ सकते हो जब मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। हाँ, वैसे ये बात तो सही कर रही है और मैं भी ये नहीं चाहता कि इसे हिरासत में लिया जाए। हाँ, तो मुझे मेरा नेकलेस वापस दे दो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। एलूसिया उसे समझाती है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक है और ये किंगडम तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये सुनने के बाद फ्रेया कहती है कि उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे 5 मिलियन येन दे दूंगी तो वो मेरी बहन को दोबारा से जिंदा कर देगा, लेकिन मेरे पास ना तो इतने पैसे हैं और ना ही इतना टाइम, तो मैं क्या करूं? बैरल भी ये समझ जाता है कि इसके पीछे कोई न कोई बंदा है जो कि इसका पागल बनाकर इससे ये सारे काम करवा रहा है। जिसके बाद एलूसिया यहाँ से चली जाती है। तो लाओ मेरा नेकलेस अब मुझे वापस करो। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि फ्रेया के पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है। बैरल ये समझ जाता है कि इसे काफी भूख लग रही है और वो इसे एक ब्रेड ऑफर करता है। और जब फ्रेया ब्रेड खा रही होती है तो ये दोनों ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। बैरल ये कहता है कि मेरा नाम है बैरल। अब बैरल भी उसका लॉकेट उसे दोबारा से लौटा देता है और वो इसे पाकर काफी खुश होती है। इसको देखकर एक बात तो समझ आ रही है कि इसके लिए ये लॉकेट काफी इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद लूसी भी यहाँ पर आ जाती है और जब वो फ्रेया से मिलती है तो वो ये कहती है, अगर तुम्हारे पास मैजिक है तो हम यहाँ पर हमेशा ही
विजिटर्स का वेलकम करते हैं। और वैसे मेरा नाम है लूसी और वो ये कहती है कि मैं यहाँ पर लिबेरियन मैजिक कॉर्प्स की कमांडर हूँ। अरे हाँ बढ़िया ही कमांडर, अपनी हाइट देख तो छोटी सी बच्ची है। तभी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सामने रखी हुई डॉली की चाय को एक ही झटके में गर्म कर देती है। फ्रेया भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और वो ये समझ जाती है कि लूसी एकदम सही बोल रही है। फ्रेया उससे ये कहती है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 5 मिलियन चाहिए। लूसी उससे ये पूछती है तुम उसका क्या करोगी। फ्रेया उसे सारी बातें समझाती है कि मैं ये पैसे एक विजिट को देने वाली हूँ जो कि मेरी बहन को दोबारा से जिंदा कर देगा। तुम उसे चाहे कितने भी पैसे दे दो, लेकिन ऐसा कोई भी मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। अरे नहीं, मैं उसे जानती हूँ, उसने एक बार मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को थोड़ी देर के लिए जिंदा किया था और उसने मुझसे ये प्रॉमिस भी किया है अगर मैं उसे 5 मिलियन येन दे देती हूँ तो वो मेरी बहन को अच्छे से जिंदा कर सकता है। लूसी उसे समझाने की काफी कोशिशें कर रही होती है कि वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता, पर फ्रेया को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। क्या तुम एक ऐसे इंसान पर बिलीव करना चाहती हो जो कि तुमसे चोरी करवाता है, या तुम मेरे ऊपर बिलीव करोगी जिसने हमेशा मैजिक को स्टडी किया है। और वो ये कहती है क्या तुम मुझे उस इंसान का नाम बता सकती हो, लेकिन फ्रेया उसका नाम बताने में थोड़ी सी हिचकिचा रही होती है। सुनो फ्रेया, अगर उस इंसान ने तुमसे झूठ बोला है तो इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हारी बहन की बॉडी के साथ डिसरिस्पेक्ट किया है, लेकिन मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती। अगर तुमने मुझे उसका नाम बता दिया और मैं गलत निकली तो मैं खुद तुम्हें 5 मिलियन येन दे दूंगी। उस इंसान का नाम है ट्विलाइट। अगली सीन में सारे उस बंदे के अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लूसी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ की मेन गेट को उड़ा देती है। ट्विलाइट के सारे चमचे उन्हें रोकने के लिए सामने आ जाते हैं, पर लूसी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सभी को उड़ा रही होती है। ये सारे गुंडे लूसी के सामने टिक नहीं पाते और उनकी काफी फट रही होती है। लूसी सीधा ट्विलाइट के रूम में जा रही होती है और तभी अचानक एक गुंडा फ्रेया के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी बैरल सामने आ जाता है और वो इसके एक ही हिट करता है और इसे घुटनों पर ला देता है, जिसको देखकर बाकी के गुंडों की हालत खराब हो जाती है। और इस तरफ लूसी ट्विलाइट के पास पहुंच चुकी है, जो कि लूसी को देखकर ये कहता है मुझे तो बस ऐसा लगा था कि ऊपर थोड़ा शोर हो रहा है, लेकिन मैं इस बात को नहीं जानता था कि हमारे यहाँ पर कुछ बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं। तो तुम वही इंसान हो जो कि लोगों से झूठ बोल रहा है कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। लगता है मैजिक कॉर्प्स के कमांडर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो वो सीधा ही मुझसे मिलने आ गई और अब वो अपनी एक एक्सेसरी का इस्तेमाल करके लूसी के ऊपर आइस अटैक करता है, पर इससे लूसी को कुछ भी नहीं होता। अब वो अपनी मैजिक की पावर को बढ़ाते हुए आसपास के सारे सामान के साथ लूसी को भी हवा में उड़ा देता है। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि लूसी बस अपने एक ही अटैक से ट्विलाइट को नॉकआउट कर देती है। इस तरफ बैरल ने भी सारे के सारे गुंडों को ठिकाने लगा दिया होता है और अब बस एक ही गुंडा बचा है और वो ये कहता है कि हमारे बॉस ने तुम्हारे लिए इतना सारा कुछ किया, लेकिन तुमने फिर भी हमें धोखा दिया। लेकिन बैरल इसकी कनपट्टी लाल करके इसे बेहोश कर देता है और लूसी भी ट्विलाइट को लेकर यहाँ पर आ जाती है। सुनो, अगर तुम पिटना नहीं चाहते तो फ्रेया के सामने सारा कुछ सच बता दो। हाँ, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि ऐसा मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। ये बातें सुनने के बाद फ्रेया को काफी दुख होता है, क्योंकि वो इस बात को जान चुकी है कि उसकी बहन को दोबारा से जिंदा नहीं किया जा सकता। और जब ये सारे कॉफिन में आकर देखते हैं तो वहाँ से भी फ्रेया की बहन की बॉडी गायब हो चुकी होती है, जिससे उसे और भी ज्यादा दुख होता है। और वो ये कहती है कि अब बस मेरी बहन की मेरे पास यही एक निशानी है और मैं ये नहीं जानती कि मेरे साथ क्या होगा। बैरल उसे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हम सारे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। जिसके बाद ये सारे उसे लेकर अपने साथ आ जाते हैं और यहाँ तक कि सारे के सारे गुंडे भी पकड़े जा चुके हैं। लेकिन जब लूसिया इन गुंडों को लेकर यहाँ से जा रही होती है तभी अचानक यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि एक मैजिकल एक्सेसरी का इस्तेमाल करके एक स्पेल को कास्ट करता है, जिससे ट्विलाइट की बॉडी ग्लो करके फट जाती है। अब ये बंदा एक बिशप के सामने आ जाता है और उसे इस मैजिकल टूल के लिए थैंक्स करता है। बिशप अपने सामने रखी हुई इन सारी की सारी डेड बॉडीज को देखकर ये कहता है मैं इस सारे मटेरियल का इस्तेमाल करके दोबारा से द मिरेकल ऑफ गॉड को रिक्रिएट करने वाला हूँ। जब सुबह का ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाता है तो लूसिया बैरल के पास आती है और उससे ये कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो उसे लेकर खोपचे में आ जाती है। क्या तुम ये बात जानते हो कि ट्विलाइट फटकर मर चुका है और उसकी बॉडी के अंदर से एक मैजिकल एक्सेसरी मिली है जिसे मैजिकल कॉप्स स्टडी कर रहे हैं, और उन सारी डेड बॉडीज का क्या हुआ जिन्हें वो लोग इकट्ठा कर रहे थे। ये सारे छोटे मोटे गुंडे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं तो बैरल कुरूनी को लेकर उस शॉप पे आ जाता है जहाँ पर उसने पहले इस सॉर्ड को सिलेक्ट किया था, और वो इस सॉर्ड को ले लेते हैं। और वापस आने के बाद बैरल ये नोटिस करता है कि लूसी उसका इंतजार कर रही है, और अब ये दोनों लूसी के मेंशन में आ जाते हैं। बैरल उससे पूछता है कि फ्रेया कैसी है और अब वो क्या कर रही है। वैसे मैं उसे मैजिकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट कर रही हूँ। अब अंदर आने के बाद लूसी उसे एक बंदे से मिलवाती है जो एक प्रीस्ट
प्रीस्ट है और इसका नाम है हॉलमैन। लूसी ये बताती है कि ये प्रीस्ट चर्च ऑफ स्पेन से हैं। बैरल इस बात को सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि चर्च ऑफ स्पेन के प्रीस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद ये सारे ट्विलाइट की मैजिकल एक्सेसरीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। लूसी ये बताती है कि वो सारी की सारी एक्सेसरीज स्पेन यार्ड वानिया में बनी हुई हैं। इबोनी हॉलमैन ये कहते हैं कि ये सारा कुछ एक बिशप कर रहे हैं जिनका नाम है रेवियोस, और उन्होंने ही ट्विलाइट को मैजिकल एक्सेसरीज दी थी ताकि वो डेड बॉडीज को उनके लिए कलेक्ट करे। पर बैरल को ये बात समझ नहीं आती कि एक बिशप इतनी सारी डेड बॉडीज को इकट्ठा क्यों कर रहा है। वो ये सारा कुछ इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो एक मिरेकल कर पाए, एक ऐसा मिरेकल जिससे कि मरे हुए इंसानों को जिंदा किया जा सकता है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि ऐसा भी कोई मैजिक एग्जिस्ट करता है। लूसी ये बताती है कि अब भी रेवियस इसी किंगडम के अंदर है और ऑर्डर का ये प्लान है कि कल उसे सबके सामने हाजिर किया जाए। लेकिन अगर एक बार वो अपने किंगडम में भाग गया तो उसे पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद बैरल थोड़ा पैनिक हो जाता है, लेकिन तभी वो ये सोचता है कि अगर मैं इस मिशन को करता हूँ तो शायद फ्रेया अपनी बहन की डेड बॉडी से एक लास्ट बार मिल सकती है। अब बैरल ये सारा कुछ करने के लिए मान जाता है, लेकिन जब वो बाहर जा रहा होता है तभी फ्रेया यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ पर लूसी से बात करने के लिए आया था और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग तुम्हारी काफी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, पर तुम लोग मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो जबकि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और तुम मुझे स्कूल भी भेजने का ट्राई कर रहे हो। ये सारा कुछ क्यों? बच्चों को इन सारी बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम बस रिलैक्स रहो और मस्ती करो। जिसके बाद बैरल यहाँ से चला जाता है और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि इस बिशप के सारे साथी सामान को लोड कर रहे होते हैं ताकि वो यहाँ से भागकर अपने किंगडम में जा सके। बैरल भी छुपकर इन सभी के ऊपर नजर बनाए हुए है और वो भी यहाँ पर रेवियोस को पकड़ने के लिए आया हुआ है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि बैरल के सामने बिशप का एक खास बंदा आ जाता है जो कि अपने साथ कुछ गार्ड्स को भी यहाँ पर लेकर आता है और वो इन सभी से कहता है कि तुम इसे जॉन से मार दो। अब ये सारे बंदे अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और इनकी स्पीड पहले से काफी गुना बढ़ जाती है। बैरल भी ये सारा कुछ देखकर काफी पैनिक हो रहा होता है कि अब वो क्या करे, लेकिन बैरल अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को पेलना शुरू कर देता है और अब ये सारे बैरल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये उसके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक जोरदार मैजिकल अटैक आकर लगता है। जैसे ही ये सारा धुआं छड़ता है तो फाइस और कुरोनी भी यहाँ पर आ चुके होते हैं और अब ये तीनों मिलकर इन सारे के सारे गार्ड्स को बड़ी आराम से संभाल रहे होते हैं। पर तभी हम ये देखते हैं कि जैसे इन गार्ड्स के ऊपर से मैजिक का असर कम होना शुरू होता है तो ये सारे बेहोश होने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बैरल अंदर आ जाता है, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि रेवियोस उसे देखकर एक मंत्र पढ़ रहा है। अब सारे के सारे मुर्दे कॉफिन से उठकर खड़े हो जाते हैं और बैरल से फाइट करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। और जब ये उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू करते हैं तो बैरल एक डेड बॉडी को देखकर ये समझ जाता है कि ये फ्रेया की बहन है। जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इन डेड बॉडीज की गर्दनों को उड़ाता है तो वो राख बनने शुरू हो जाते हैं। अब लास्ट में बैरल फ्रेया की बहन को पकड़कर उसके साथ भी यही करता है और वो भी मारी जाती है। ये सारा कुछ करने के बाद बैरल काफी इमोशनल हो जाता है और उसके हाथ में वही लॉकेट होता है जैसा कि फ्रेया के पास है। बिशप की ये सारी हरकतें देखकर बैरल को उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी यहाँ पर बिशप का एक खास बंदा आ जाता है जो कि अपनी पावर्स को एनहेंस करके बैरल के ऊपर एक जोरदार हिट करता है और बैरल उसके अटैक को रोकते हुए ये सोचता है कि ये इंसान तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। अब ये उसे रुकाने की काफी ट्राई कर रहा होता है पर ये बंदा बैरल को इंजर्ड कर देता है और बैरल उसे देखकर ये सोचता है कि मुझे कुछ भी करके इस फाइट को जीतना है। ये सोचते ही वो इस बंदे के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और इसको इंजर्ड कर देता है और तभी ये बंदा एक नाइफ निकालकर अपने हाथ में घुसा लेता है जिससे इसकी पावर्स पहले से भी काफी गुना बढ़ जाती हैं और ये बैरल के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स करना शुरू कर देता है। ये सारे अटैक्स बैरल को बुरी तरह से इंजर्ड कर रहे होते हैं। मैं इसके सारे अटैक्स को रोक नहीं सकता, लेकिन मेरे पास हारने का कोई भी चांस नहीं है। जिसके बाद बैरल काफी गुस्से में आकर इस बंदे की छाती को छल्ली कर देता है, लेकिन वो ये देखकर काफी शॉक था कि इतनी चोटें लगने के बाद भी अब भी ये बंदा लड़ने के लिए एकदम तैयार है। जैसे ये बैरल के ऊपर दोबारा से अटैक करता है तो इसकी बॉडी में अलग अलग जगह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। बैरल इसको देखकर ही कहता है कि तुम इस हद तक क्यों जा रहे हो, तुम इस बात को नहीं समझोगे, और ये इंसान मारा जाता है। बाहर जाने के बाद बैरल ये देखता है कि फाइस और कुरोनी ने इस बिशप को पकड़ लिया है और वो इन दोनों को थैंक्स करता है। फाइस ये कहती है कि थैंक्स की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। तुमने मुझे पकड़ तो लिया है, लेकिन इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अगर चर्च ऑफ स्पेन पावर हासिल नहीं करेगा तो स्पेन यार्ड वीनिया को बर्बाद होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इस बंदे के बकवास को इग्नोर करते हुए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर लूसी बैरल को लेकर एक घर के सामने आ जाती है और वो इसे ये घर गिफ्ट के तौर पर देने वाली है और वो ये कहती है कि चलो अंदर जाओ। और जब वो इस घर के अंदर जाता है तो वो ये
ये देखता है कि सामने फ्रेया सफाई कर रही है। लूसी उससे कहती है कि वैसे भी इस बच्ची को एडमिशन करवाने के लिए एक गार्डियन की जरूरत है, तो तुम इसके साथ रह सकते हो एज अ गार्डियन, वरना वो मेरे साथ भी रह सकती है। फ्रेया चलती हुई एक रूम की तरफ जाती है और वो ये कहती है क्या ये रूम मेरा हो सकता है, जिसको देखकर बैरल उसका गार्डियन बनने के लिए राजी हो जाता है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि बैरल और फ्रेया ने लूसी के पुराने घर में रहना शुरू कर दिया होता है और इन दोनों को यहाँ पर रहते हुए 5 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन अब भी फ्रेया बैरल के सामने कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती। बैरल उससे ये पूछता है चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। वो ये कहती है कि मैं खाने में कुछ भी खा लेती हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो चलो फिर मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगा, मैं वो सारा काम खुद ही कर सकती हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद बैरल ये समझ जाता है कि फ्रेया उसके सामने खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, पर बैरल भी यही चाहता है कि इन दोनों की ये जो बीच की दूरी है वो काफी हद तक कम हो जाए और इसीलिए वो इसे लेकर बाहर आ जाता है ताकि इन दोनों का ही माइंड फ्रेश हो जाए। और पहले ये दोनों खाना खाते हैं और बाद में एक प्ले देखने के लिए जाते हैं। ये एक्सपीरियंस इन दोनों के लिए ही काफी नया होता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बैरल फ्रेया को लेकर उसका एडमिशन करवाने के लिए जा रहा होता है और जैसे ये दोनों स्कूल के सामने पहुँचते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि ये स्कूल काफी बड़ा है और यहाँ पर बच्चे मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भाई ये दोनों ही नल्ले हैं क्योंकि ये दोनों ही इस बात को नहीं जानते कि एडमिशन करवाने के लिए जाना कहाँ पर है। तभी उनके सामने एक टीचर आ जाती है और वो ये कहती है अगर आप यहाँ पर बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आए हो तो चलो मेरे साथ, मैं आपको लेकर सही जगह पर चलती हूँ। जिसके बाद वो इन दोनों को लेकर अंदर आ जाती है और बैरल को देखकर ये पूछती है वैसे आपको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में किसने बताया। बैरल ये कहता है कि हमें इस जगह के बारे में लूसी डायमंड ने रिकमेंड किया है जो कि मैजिक कॉर्प्स की कमांडर है। ओह तो ये बात काफी अच्छी है कि आपको यहाँ के प्रिंसिपल ने खुद ही इनवाइट किया है। अब अंदर आने के बाद ये सारी बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर ये टीचर उन्हें बताती है अगर यहाँ की प्रिंसिपल ने आपको खुद ही इनवाइट किया है तो आपको कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और अब वो फ्रेया से ये पूछती है कि तुम कौन से मैजिक मेजर को ज्वाइन करना चाहती हो, पर इन दोनों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो ये बताती है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के मैजिक होते हैं जैसे कि फायर मैजिक, वाटर मैजिक या और भी ऐसे ही मैजिक। फ्रेया कहती है कि मैं तो बस फायर मैजिक करना जानती हूँ। अब ये टीचर डिफरेंट टाइप्स के मैजिक के बारे में बताना शुरू करती है जैसे कि ऑफेंसिव मैजिक, डिफेंसिव मैजिक, हीलिंग मैजिक और ऐसे ही बहुत सारे। बैरल भी इस बात को समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती हैं। और अब ये टीचर इन दोनों को पूरा का पूरा स्कूल घुमा रही होती हैं और ये स्कूल देखने के बाद इन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो बैरल ये सोचता है अगर उस स्कूल में इतना अच्छा हॉस्टल है तो फ्रेया को मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। ये बंदा इस बात को लेकर भी काफी पैनिक होता है कि फ्रेया उन बच्चों के साथ एडजस्ट कर पाएगी या फिर नहीं, और इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि फ्रेया को कुछ वक्त मेरे साथ बिताना चाहिए। बैरल ये सारी बातें सोच कर काफी परेशान हो रहा होता है और अब ये दोनों एक खाने की दुकान में आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें लिसेंड्रा मिलती है और ये सारे एक साथ बैठ जाते हैं। अब लिसेंड्रा इस बच्चे के बारे में पता करती है और बैरल ये बताता है कि ये कहानी काफी लंबी है, लेकिन चलो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। वैसे इस बच्ची का नाम है फ्रेया और मैं इसका गार्डियन हूँ। क्या सच में? बैरल ये सोचता है क्या ये बात सच में इतनी चौंकाने वाली है। अब ये सारे खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। बैरल उसे ये पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। वो ये कहती है कि इस टाइम हमारे पास काफी ज्यादा काम है। साथ ही में वो ये बताती है कि साल में एक बार किंगडम्स के बीच में एक मीटिंग होती है तो इसलिए हम आसपास के सारे एरियाज को साफ कर रहे हैं। अब अगले सीन में बैरल इन तीनों के सामने आ जाता है और इनसे ये पूछता है क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि फ्रेया को किसके साथ रहना चाहिए, मेरे साथ या फिर स्कूल में। वो तीनों ये कहते हैं कि हमारे ख्याल से फ्रेया के लिए स्कूल एकदम बेस्ट है। अब लूसी के पास आने के बाद भी बैरल एकदम सेम सवाल करता है और लूसी का भी डिट्टो वही जवाब होता है कि फ्रेया के लिए स्कूल एकदम बेस्ट रहेगा। तभी यहाँ पर फाइज भी आ जाती है। लूसी उससे पूछती है कि तुम भी तो उसी स्कूल में रही हो। फाइज ये कहती है कि हाँ मैं वहाँ पर रही हूँ और वहाँ पर रहना काफी कंफर्टेबल है। बैरल के जाने के बाद ये दोनों बातें कर रही होती हैं कि एक लड़की और है जो कि उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है और बैरल उसका गार्डियन है। फाइज कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं उसकी टीचर भी हो सकती हूँ क्योंकि मैं जल्दी ही इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रही हूँ। इस तरफ बैरल एक खाली जगह पर आ जाता है और अब भी वो यही सोच रहा होता है कि फ्रेया को कहाँ पर रहना चाहिए और काफी ज्यादा सोचने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि मेरे ख्याल से स्कूल ही फ्रेया के लिए एकदम सही रहेगा। जिसके बाद बैरल घर आ जाता है और अब फ्रेया उसे बताती है कि उसे यहाँ से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं और ये सारी आवाजें ड्रॉर के पीछे से आ रही होती हैं। जैसे ही बैरल ड्रॉर को हटाता है तो वो ये नोटिस करता है कि यहाँ
यहाँ पर एक चूहे का बिल है। तभी इसके अंदर से 3 चूहे बाहर निकलकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और बैरल भी रेडी हो जाता है इन सभी को यहाँ से भगाने के लिए। थोड़ी मेहनत करने के बाद बैरल एक चूहे को घर से बाहर निकालने में सफल हो जाता है, लेकिन अब भी 2 चूहे घर के अंदर ही हैं। और अब और थोड़ी कोशिश करने के बाद बैरल एक और चूहे को पकड़ लेता है, पर तीसरा वाला उसके हाथों में नहीं आता। वो कभी इधर कभी उधर भाग रहा होता है। तभी फ्रेया अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके इस चूहे के रास्ते को रोक लेती है और बैरल इसको झट से पकड़ लेता है। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर बैरल किचन में खड़ा हुआ खाना बनाने की तैयारियां कर रहा होता है और तभी फ्रेया यहाँ पर आकर उसकी हेल्प करना शुरू कर देती है। और अब ये सारा काम खत्म हो जाने के बाद ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और बैरल उससे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी आज काफी हेल्प की है। वैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे अपनी कुकिंग स्किल्स पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। वैसे अभी कुछ टाइम तक तुम्हें कुकिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और ये स्किल सच में एक काफी अच्छी स्किल है जो कि आगे चलकर तुम्हारे काम भी आएगी। फ्रेया ये कहती है कि मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे ये स्किल अभी सीखनी है, वो भी काफी जल्दी। लेकिन तुम जिस स्कूल में जा रही हो वहाँ पर खाना तुम्हें पहले से ही मिलने वाला है, तो तुम्हें ये सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी फ्रेया काफी इमोशनल होकर ये कहती है कि मुझे वहाँ पर नहीं रहना, मैं यहीं से स्कूल चली जाया करूंगी। बैरल भी उसकी बातों को समझते हुए ये कहता है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। अब अगले सीन में अलूसिया बैरल के पास आकर उससे ये कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सारे लोग इस बात को सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं कि अलूसिया यहाँ पर क्या कर रही है। अलूसिया बैरल से ये कहती है, हमें आपके लिए कुछ कपड़े बनाने होंगे, क्योंकि स्पेन यार्ड वेनिया से एक डेलीगेशन यहाँ पर आने वाली है और ऑर्डर्स यानी कि हमें उन्हें गार्ड करने की जिम्मेदारी मिली हुई है और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी हमारा साथ दो। और यहाँ तक कि अलूसिया बैरल की मीटिंग को दोनों ही किंगडम की फैमिली के साथ अरेंज कर देती है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद बैरल ना चाहते हुए भी उसकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। घर आने के बाद बैरल ये देखता है कि उसके लिए एक पार्सल आया हुआ है और साथ में एक लेटर भी, और जब वो इसे पढ़कर देखता है तो इसके अंदर बैरल को थैंक्स किया गया होता है, लेकिन इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये पार्सल किसने भेजा है। बैरल ये सोचता है कि शायद से ये पार्सल हॉलमैन ने भेजा होगा। जब ये दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो बैरल फ्रेया से कहता है कि कल मैं वीआईपी लोगों को गार्ड करने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ कपड़े चाहिए, तो मैं अलूसिया के साथ कल शॉपिंग पे जा रहा हूँ। बैरल उसे पूछता है कि तुम भी हमारे साथ चलोगी, लेकिन फ्रेया उसे साफ मना कर देती है। अब अगली सुबह ये दोनों शॉपिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुरूनी और ड्रॉट्स उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं, क्योंकि कुरूनी को ऐसा लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। इस तरफ शॉप में आने के बाद अलूसिया बैरल को अलग अलग तरह के कपड़े दिखा रही होती है, जो कि बैरल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, जिसके बाद वो खुद ही अपने लिए एक ड्रेस को सेलेक्ट कर लेता है। पर अलूसिया को ये ड्रेस रत्ती भर भी पसंद नहीं आती, लेकिन भाई बैरल अलूसिया का सेंस है तो उसे ये बात माननी पड़ जाती है। अब शॉपिंग करने के बाद ये दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं। अलूसिया ये सोचती है कि हम दोनों शॉपिंग कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, तो इससे एक बात तो तय है कि हम दोनों डेट पर हैं। कुरूनी और ड्रॉट भी इनका पीछा करते करते यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये नोटिस करते हैं कि अलूसिया पहले के मुकाबले काफी खुश लग रही है और वो ये सोचते हैं कि हमने आज से पहले अलूसिया को इतना खुश कभी भी नहीं देखा। जैसे ही ये सारा काम खत्म हो जाता है तो बैरल भी अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन कुरूनी ये नोटिस करती है कि अब भी अलूसिया बार बार बैरल को ही देख रही है। लेकिन भाई ड्रॉट सीधे ही अलूसिया के पास चला जाता है और वो ये कहता है, कमांडर मुझे माफ करना कि मैं आपकी जासूसी कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिससे कि मैं एम्बेरस फील करूं। कमांडर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मास्टर बैरल आपके लिए क्या है। और अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ये दोनों कल रात के इंसिडेंट को लेकर बातें कर रहे होते हैं। कुरूनी ये कहती है, मुझे माफ करना कि कल रात मैं वहाँ से भाग गई। अरे तुम चिंता मत करो, वैसे मैंने कमांडर को ये नहीं बताया है कि कल तुम भी मेरे साथ थी। और तभी अलूसिया भी यहाँ पर आ जाती है और फिर हमें कल रात का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर अलूसिया ने ये कहा था कि मैं बस मास्टर को खुश करना चाहती हूँ। इस तरफ वो ड्रॉट को ये बता रही होती है कि आज मैं मास्टर बैरल को चैलेंज करने वाली हूँ, जिससे सभी को ये पता चल जाएगा कि मास्टर बैरल कितने कैपेबल हैं। फिर जैसे ही बैरल ट्रेनिंग हॉल में आता है तो अलूसिया उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देती है और बैरल को भी ऐसा लगता है कि ये बस ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है और वो भी इसके लिए मान जाता है। और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। बैरल अलूसिया को देखकर ये सोचता है कि मुझे इस लड़की से फाइट किए हुए काफी लंबा अरसा हो चुका है और अब ये ऑर्डर की कमांडर भी बन चुकी है। अगर इसने मेरे ऊपर पूरी ताकत से अटैक किया तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं हार जाऊं। वैसे मास्टर यहाँ पर सारे के सारे लोग मुझे लाइटनिंग फास्ट अलूसिया के नाम से जानते हैं। अब जैसे ये फाइट स्टार्ट होती है तो अलूसिया बैरल के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है और बैरल भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सच में ये अटैक काफी तेज था। और अब वो बार बार बैरल के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन बैरल भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। अलूसिया काफी सीरियस होकर ये कहती है कि आज से पहले किसी ने भी मेरे तीनों अटैक्स को ब्लॉक नहीं किया है।
ये बोलने के बाद वो दोबारा से बैरल के ऊपर अटैक कर देती है और बैरल भी ये समझ जाता है कि मैं इसके अटैक को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। जिसके बाद वो भी अल्लूसिया के ऊपर हमले करना शुरू कर देता है, पर उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है तो बैरल का एक भी अटैक उसको नहीं लगता। बैरल अब बैकफुट पर आ जाता है। अल्लूसिया उससे कहती है कि आज मैं आपके सामने वो सारी स्किल्स दिखा रही हूँ जो कि मैंने आपको छोड़ने के बाद सीखी थी। तुम्हारी ये स्किल्स तो काफी कमाल की हैं। अल्लूसिया अब दोबारा से बैरल के ऊपर अटैक्स करना शुरू करती है, लेकिन बैरल भी उसके फाइटिंग स्टांस को समझ जाता है और वो ये सोचता है कि मैं इसे फेयर फाइट में हरा नहीं सकता। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि बैरल उसके कपड़े पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और इस फाइट को बड़ी आराम से जीत जाता है। कुरूनी इस बात को देखकर ये कहती है क्या ऐसा करना सही है? ड्रॉट कहता है कि असली फाइट में सारा कुछ करना जायज होता है। अब ये डुएल मैच खत्म हो चुका है तो बैरल अल्लूसिया के पास आकर उसे कुछ सजेशंस देता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ड्रॉट अल्लूसिया से कहता है अगर आप ये फाइट जीत जाती तो क्या आप मास्टर बैरल को ये बताती कि आप उनके लिए क्या फील करती हो? अगर वो इंसान मैं हुई जो मास्टर बैरल को खुश कर पाए तो मुझे भी इसकी काफी खुशी होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है और वो इंसान कोई और भी हो सकता है। वैसे सच कहूँ तो मुझे आपकी ये बातें समझ नहीं आती। अब खाना खाते हुए बैरल फ्रेया को ये सारी बातें बता रहा होता है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसने अल्लूसिया को हरा दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद फ्रेया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका ध्यान अपनी तरफ करना चाहती हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं एकदम सही कह रही हूँ और मुझे यहाँ तक भी लगता है कि वो आपको पसंद करती हैं। लेकिन भाई ये अधेड़ उम्र का आदमी इन सारी की सारी बातों को यहीं पर दफनाने के लिए कहता है और ये बोलता है कि हम दोनों के बीच में एज का डिफरेंस काफी ज्यादा है और वो मेरी स्टूडेंट है तो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फ्रेया एक वियर्ड सा फेस बनाकर ये कहती है अरे हाँ हाँ अंकल मान गई, तुम बस ऐसी ही बेकार की बातों में लगे रहो और तुम्हारी उम्र भी निकल जाएगी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पर बैरल और फ्रेया खाना खा रहे होते हैं और भाई बैरल मस्ती से अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा होता है। फ्रेया उससे कहती है कि तुम्हें ये ड्रिंक काफी पसंद है ना, और वो देखो तुम्हारा कप टूटा हुआ है। अरे कोई बात नहीं, ये अब भी सही है, मैं इसके अंदर से ड्रिंक कर सकता हूँ। अब फ्रेया बैरल को वो सारा सामान दिखा रही होती है जो कि उसे स्कूल से मिला है, यानी कि यूनिफॉर्म और ये बुक्स। क्या तुम्हें वहाँ से कोई स्कूल बैग नहीं मिला? और वो इस चीज के लिए मना करती है और साथ में ये भी कहती है कि उसे किसी भी स्कूल बैग की जरूरत नहीं है। यहाँ एडवेंचरर गिल्ड में लिसेंड्रा को भी एक न्यू मिशन मिल चुका है, लेकिन ये मिशन बाकी मिशन से काफी अजीब होता है तो लिसेंड्रा भी इस बात को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि वो इस मिशन को करे या फिर ना करे। बैरल भी एक बैग की शॉप में आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे एक बैग चाहिए। अगर तुम इस टाइम बैग लेने के लिए आए हो तो इसका मतलब तुम्हारा बच्चा मैजिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है, क्यों है ना? जिसके बाद वो बैरल को ये सारे बैग्स रिकमेंड करता है और बैरल को भी एक बैग पसंद आ जाता है। वैसे इसका प्राइस क्या है? अरे मालिक ये बस 95,000 का है। क्या 95,000? अगर ये वाला आपके बजट में नहीं है तो मैं आपको बाकी भी दिखा सकता हूँ जो काफी सस्ते हैं। लेकिन बैरल को भी ये सस्ते वाले बैग्स पसंद नहीं आते। अब इस दुकान से बाहर आने के बाद बैरल ये सोचता है ये बात नहीं है कि मैं अपनी सैलरी से ये बैग नहीं खरीद सकता, लेकिन टाइम का कुछ भी पता नहीं होता और मुझे फ्रेया के लिए और भी पैसे कलेक्ट करने हैं जो कि उसके काम आ सके। जब बैरल यहाँ से घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में लिसेंड्रा मिलती है और वो ये कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या कुछ हुआ है? मुझे एडवेंचरर गिल्ड ने एक काम दिया है, लेकिन वो काम थोड़ा सा ट्रिकी है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे करूँ। लिसेंड्रा बैरल से हेल्प मांगने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन बैरल उसे मना कर देता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी भी ट्रिकी काम में तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, लेकिन आपको इस काम के लिए एक काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और बैरल भी इस चीज के लिए मान जाता है। अब अगली सीन में ये दोनों अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक अच्छी नस्ल का घोड़ा पकड़ना है जिसको ये रॉयल फैमिली के सामने प्रेजेंट कर पाए। वैसे ये काम देकर तुमने मेरी काफी हेल्प की है क्योंकि मेरे खर्चे पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुके हैं। चलो ये तो अच्छा हुआ कि हमारी टाइमिंग भी मैच हो गई। जंगल में आने के बाद इन दोनों को वो बाकी के एडवेंचरर्स भी मिल जाते हैं जिनको यही सेम काम मिला हुआ था, लेकिन वो ये काम करने में नाकाम हो जाते हैं। पर इनकी बातों से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि वो घोड़ा जंगल में किस साइड है। अब ये दोनों उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी वो घोड़ा इन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब ये दोनों एक प्लान बना रहे होते हैं कि ये उस घोड़े को कैसे पकड़ेंगे, जिसके लिए ये दोनों तालाब के पास आ जाते हैं क्योंकि इस घोड़े को काफी प्यास लगती है। लिसेंड्रा इस घोड़े के ऊपर पीछे से अटैक करने वाली है और बैरल को उसे सामने से संभालना है। ये दोनों अब घात लगाकर झाड़ियों में छुप जाते हैं और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो घोड़ा भी यहाँ पर आ जाता है। इस घोड़े को देखकर बैरल भी ये समझ जाता है कि आखिरकार ये घोड़ा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब लिसेंड्रा धीरे से इस घोड़े के पीछे आ जाती है और बैरल के इशारा करते ही वो इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे ये घोड़ा काफी घबराकर यहाँ से भागने लगता है और बैरल इसको रोकने के लिए इसके सामने आ जाता है। लेकिन भाई ये घोड़ा बैरल को भी क्रॉस करके यहाँ से भाग जाता है। ये दोनों उसका पीछा करते करते उसके सामने आ जाते हैं। लिसेंड्रा के अटैक करते ही बैरल भी उसे पकड़ने के लिए अपना
अपना जाल फेंक देता है, लेकिन ये घोड़ा इस बार भी बचकर यहाँ से भाग जाता है। बैरल को ऐसा लगता है कि ये उसके ऊपर कूदकर उसे रुका लेगा, पर वो इसे नीचे गिरा देता है। अब लिसेंड्रा जल्दी से भागकर इस घोड़े के सामने आ जाती है और इसे डराना शुरू करती है ताकि ये बैरल की तरफ भाग जाए, पर ये घोड़ा एक चट्टान के ऊपर कूद जाता है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये चट्टान टूटनी शुरू हो जाती है और बैरल भी इसके ऊपर आ जाता है। लिसेंड्रा ये देखकर काफी पैनिक हो जाती है क्योंकि ये दोनों ही खाई में गिर रहे होते हैं। अब नीचे पहुंचने के बाद ये घोड़ा बैरल के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है और बैरल भी इसे शांत करने का ट्राई करता है। अरे रुक जा रुक जा। और जब ये घोड़ा थोड़ा शांत हो जाता है तो बैरल अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक पेड़ को काट देता है, जिससे एक पुल बन जाता है और ये दोनों मिलकर इस पुल को क्रॉस करते हैं। पर तभी बैरल का पैर फिसल जाता है, लेकिन ये घोड़ा उसको बचा लेता है। लिसेंड्रा भी बड़ी फुर्ती से भागकर इन दोनों के सामने आ जाती है। बैरल उसको देखकर काफी हैरान हो जाता है कि सच में इसकी स्पीड तो काफी कमाल की है, ये तो इस घोड़े से भी काफी तेज भागती है। लिसेंड्रा भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि बैरल ने इस घोड़े को टेम कर लिया है। जिसके बाद ये दोनों इस घोड़े को लेकर एडवेंचरर गिल्ड में आ जाते हैं। नीडस इन दोनों को देखकर काफी खुश होता है और वो ये कहता है, अरे वाह, तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया। और लो भाई, इन दोनों को ही इनका रिवॉर्ड मिल जाता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि लिसेंड्रा फ्रेया के बारे में बातें करना शुरू कर देती है। बैरल भी इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाता है कि ये अचानक फ्रेया के बारे में बातें क्यों कर रही है। जिसके बाद वो ये कहती है कि पता नहीं क्यों पहले मुझे फ्रेया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब मैं भी उसे सपोर्ट करने के लिए एकदम तैयार हूँ। और हाँ, घर जाने के बाद आपका सरप्राइज आपका वेट कर रहा है। लेकिन बैरल को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती और वो सीधा इस बैग को लेकर घर आ जाता है। अब जैसी फ्रेया यहाँ पर आती है तो वो इस बैग को देखकर काफी खुश हो जाती है कि ये बैग सच में काफी अच्छा है और वो इसे कैरी करके भी दिखाती है। बैरल भी उसे देखकर काफी खुश हो रहा होता है और वो ये कहता है कि ये बैग तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, आपका शुक्रिया कि आप मेरे लिए ये बैग लाए। अरे टेंशन नको, मैं पहले से ही तुम्हारे लिए ये बैग खरीदना चाहता था। और तभी अचानक वो भी बैरल के लिए एक मग निकालती है और वो ये कहती है कि ये मग मैं आपके लिए लाई हूँ और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने इसे चोरी नहीं किया है, ये मैं अपनी मेहनत से लाई हूँ, वो भी आपके लिए। इस बात को सुनने के बाद बैरल थोड़ा सा खो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि लिसेंड्रा ने ही इसे काम दिलाया होगा। फ्रेया अब लिसेंड्रा के बारे में बता रही होती है और वो ये कहती है कि वो एक एडवेंचरर है, तो उन्हें जॉब्स के बारे में काफी कुछ पता है और उन्होंने ही मुझे एक जॉब दिलाई थी। बैरल इस कप में ड्रिंक पीने के बाद ही कहता है, तो तुमने ये सारा कुछ इसलिए किया ताकि तुम मेरे लिए ये कप ला सको। मुझे बस ये लगा अगर आप इसमें से ड्रिंक पियोगे तो आपकी थकान थोड़ी सी दूर हो जाएगी। ये सुनने के बाद बैरल इमोशनल हो जाता है और वो ड्रिंक करते करते रो रहा होता है। फिर अगली सुबह हम ट्रेनिंग हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर अलूसिया बैरल से मिलने के लिए आती है और वो ये कहती है कि हमसे मिलने के लिए द चर्च ऑफ स्पेनियार्ड वीनिया से वहाँ की कमांडर और वाइस कमांडर आ रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ उनसे मिलने के लिए चलो। और जब ये सारे उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो बैरल वाइस कमांडर को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहता है कि रोज तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी ये बात सामने आती है कि रोज मास्टर बैरल की सबसे फेवरेट स्टूडेंट रही है, जो सुनते ही अलूसिया की सुलगनी शुरू हो जाती है। अब बैरल भी इस बात को याद करता है कि रोज ने उससे पूरे 1.5 साल तक ट्रेनिंग ली थी, आपने जो कुछ भी मुझे सिखाया था उसके लिए थैंक यू। रोज को बैरल के इतने क्लोज देखकर अलूसिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जिसके बाद ये सारे अंदर आ जाते हैं और बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन ये कमांडर जिसका नाम है गटोगा, वो ये कहता है, मैं इस बात से काफी सरप्राइज हूँ कि तुम दोनों के मास्टर एक ही हैं, मास्टर बैरल। जिसके बाद रॉड भी बैरल की तारीफों के पुल बांधने में लग जाता है। अलूसिया ये पूछती है, तुम्हारे पिछले वाइस कमांडर का क्या हुआ? मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब ये दोनों इस बात को भी डिस्कस करते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। हमारे यहाँ पर आने का बस एक ही रीजन था, ताकि रोज इस जगह को देख पाए और ये दोनों यहाँ पर बस कुछ ही टाइम के लिए आए हुए हैं। अलूसिया ये कहती है, तो चलो फिर मैं तुम्हारे लिए एक गार्ड को अपॉइंट कर दूंगी जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा। अब अगली सीन में सारे के सारे नाइट्स को ट्रेनिंग देने के बाद बैरल दोबारा से अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने रोज आ जाती है और वो ये कहती है कि मैं आपको देखना चाहती थी और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। बैरल ये सोचता है, हमने आज सुबह ही मीटिंग की थी, तो इतनी भी जल्दी क्या है, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों बातें करते करते इस पूरे शहर को घूमते हैं। मुझे लगा ही था कुछ ऐसा होने वाला है। बैरल अब रोज को लेकर पूरा का पूरा शहर घुमा रहा होता है और ये दोनों काफी सारी बातें भी करते हैं और इन दोनों की बातों से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि वो इंसान गटोगा ही था जिसने बैरल को यहाँ पर आने के लिए कहा था। ये दोनों मिलकर पूरे के पूरे शहर को अच्छी तरह से नाप रहे होते हैं और रोज को ये शहर काफी पसंद भी आता है और वो ये कहती है कि ये जगह सच में काफी अच्छी है और मैं ये सोच रही हूँ कि फ्यूचर में आकर यहीं पर बस जाऊँ। ये सारी बातें खत्म हो जाने के बाद बैरल दर्जी के पास आकर अपनी ड्रेस को ट्राई करता है और इन्हीं कपड़ों में घर पहुँच जाता है। पर फ्रेया को ये कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे होते, जिसके बाद वो नॉर्मल कपड़े पहनकर डिनर करने के लिए बैठ जाता है और फ्रेया से ये पूछता है कि स्कूल में सारा कुछ कैसा चल रहा है और वो ये कहती है कि स्कूल वालों ने मुझे कुछ बुक्स दी हैं, लेकिन ये सारी बुक्स मेरे
मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो चलो फिर जब भी हम दोनों के पास टाइम होगा हम दोनों मिलकर स्टडी करेंगे। अब अगली सीन में हम अलूसिया को देखते हैं जो कि सभी नाइट्स के सामने खड़ी हुई स्पीच दे रही है, क्योंकि आज ही के दिन स्पेनयार्ड वेनिया से सारे के सारे रॉयल लोग यहाँ पर आने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पर स्पेनयार्ड वेनिया की थर्ड प्रिंसेस सेलेशिया आ जाती है और ये सारे उसके सामने सम्मान में झुके हुए होते हैं और वो ये कहती है, क्या तुम ही वो स्पेशल इंस्ट्रक्टर हो? अरे हाँ, वो मैं ही हूँ, लेकिन आपको ये बात कैसे पता? अलूसिया ने तुम्हारे बारे में मुझे काफी कुछ बताया है और मैं इस बात से भी काफी खुश हूँ कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन में हूँ। बैरल को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि पता नहीं अलूसिया ने मेरे बारे में प्रिंसेस को क्या बताया होगा। और अब यहाँ पर स्पेनयार्ड वेनिया का पहला प्रिंस ग्लिन भी आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। जिसके बाद ये सारे पूरे शहर में घूमना शुरू करते हैं और आगे वाले कैरेज में बैरल बैठा होता है। रोज भी यहाँ पर आ जाती है जो कि बैरल से बात करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये दोनों कैरेज यहाँ पर रुक जाते हैं। ग्लिन और प्रिंसेस बाहर आकर ये कहते हैं कि हमने स्टोर में कुछ देखा है और हमें वो चाहिए। अगर ऐसी ही बात है तो हम सारे आपको गार्ड करेंगे। जिसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने के लिए अंदर चले जाते हैं और ये सारे के सारे लोग बाहर खड़े हुए उन्हें गार्ड कर रहे होते हैं। अब इन दोनों की शॉपिंग पूरी हो जाती है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं और सारी की सारी पब्लिक इन्हें देखकर पागल हो रही होती है। लेकिन अंदर बैठने से पहले गटोगा प्रिंस से ये कहता है, योर हाइनेस आज के बाद ऐसा मत करना। पर तभी अचानक बैरल भीड़ में एक चीज को देखकर काफी पैनिक हो जाता है और अगली पल वो चीज उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बस मेरी इमेजिनेशन है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। बैरल अलूसिया से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। जिसके बाद वो इन दोनों को सारी की सारी बातें बताता है जो कि उसने भीड़ में महसूस की थी और वो ये कहता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं इस बात को लेकर पूरा श्योर नहीं हूँ। ड्रॉट ये बात सुनने के बाद सभी गार्ड्स को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर सारे के सारे लोग प्रिंस और प्रिंसेस को अपने सामने देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। पर तभी अचानक कुछ बंदे उनके ऊपर अटैक करने के लिए चारों तरफ से आ रहे होते हैं और ये सारे भी उनसे फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक बैरल ये नोटिस करता है कि सामने से कुछ असैसियन यहाँ पर आ रहे हैं। ओह नो, ये सब कहाँ से आए? अलूसिया गार्ड से कहती है कि तुम इन्हें लेकर अंदर जाओ। फिर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और तभी एक असैसियन बैरल के ऊपर अटैक करता है और बैरल इसके अटैक को डॉज करते हुए ये सोचता है कि इसके डैगर में तो पॉइजन लगा हुआ है, सारे लोग चौकन्ने हो जाओ। इस तरफ ये सारे के सारे लोग इन असैसियन से फाइट कर रहे होते हैं। अलूसिया ये कहती है कि हमें इस बात का पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। अब एक के बाद एक ये सारे मिलकर असैसिन को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। गटोगा फाइट करते हुए एक बंदे का मास्क उतार देता है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड होता है कि ये इंसान कौन है। तभी वो इसके पेट में लात मारकर यहाँ से भाग जाता है। जब ये सारा का सारा धुआं छटता है तो बैरल ये देखता है कि रोज ने भी एक असैसिन को जान से मार दिया है। गटोगा अब भी किसी बात को लेकर काफी पैनिक हो रहा होता है। बैरल भी ये देखकर काफी परेशान हो जाता है। जिसके बाद ये सारे बचे हुए असैसिन से बात निकलवाने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये सारे भी एक एक करके मरना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने आप ही मारे जाते हैं। मास्क उतारते ही ये बात सामने आती है कि इन असैसिन के मुंह में एक जहर है जिसको चबाते ही ये सारे मारे गए। जब बैरल और बाकी सब भी ये देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं और फिर गटोगा गुस्से में आकर एक बंदे का नाम लेता है। बैरल उसके पास आकर उससे ये पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या सब कुछ ठीक है? वो असैसिन मेरे हाथों से बचकर यहाँ से भाग गया। जिसके बाद ये सारे जल्दी से प्रिंस और प्रिंसेस को रॉयल पैलेस की तरफ लेकर जाने लगते हैं। बैरल ये कहता है, अलूसिया अब तुम क्या करने वाली हो? ये बात तो मैं भी नहीं जानती कि हमें अब क्या करना है, लेकिन मैंने उन असैसिन को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया है जो कि हमसे बचकर भागे हैं। बैरल ये सोचता है आज जो कुछ भी हुआ उससे कल का टूर पक्का कैंसिल होने वाला है। अगली सीन में ये सारे बैरल को ये बताते हैं कि प्रिंस और प्रिंसेस की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। गटोगा ये कहता है, हम जल्दी ही हायर्स के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। अभी सारी बातें डिसाइड होने के बाद बैरल और रोज अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और बैरल भी अपने घर आ जाता है। पर वो ये देखता है कि लूसी यहाँ पर उसका पहले से ही इंतजार कर रही है और जब ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं तो फ्रेया यहाँ से उठकर चली जाती है और वो ये कहती है कि मैं बस आधे घंटे में आई। उसके जाते ही लूसी फ्रेया की तारीफें करती है कि ये लड़की सच में काफी समझदार है। बैरल उसे पूछता है, तुम मुझे ये बताओ कि मैजिक कॉप्स सिक्योरिटी का हिस्सा क्यों नहीं थे? लूसी ये बताती है कि हम सारे मैजिक कर सकते हैं, लेकिन स्पेनयार्ड वेनिया में मैजिक को मिरेकल कहा जाता है जो कि बस गॉड की तरफ से ही किया जा सकता है और उन सब की नजर में हम सारे नॉन बिलीवर्स हैं, तो इसीलिए मैं ये नहीं चाहती थी कि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हों। इस तरफ रोज अलूसिया के सामने आ जाती है। अलूसिया उससे ये पूछती है कि तुम तो आराम करने जाने वाली थी, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वैसे मैं यहाँ पर कमांडर गटोगा को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? क्या तुम इस बात को नहीं जानती कि कमांडर गटोगा अभी हायर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो ये डिसाइड करेंगे कि कल क्या होने वाला है? रोज यहाँ पर इसलिए आई होती
होती है ताकि वो इस कंट्री की ज्योग्राफी के बारे में काफी कुछ जान सके। फिर हम दोबारा से लूसी को देखते हैं जो कि बैरल को ये बता रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि कल जो प्रिंस और प्रिंसेस के ऊपर अटैक हुआ है, ये अटैक स्पेन यार्ड वेनिया से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पर पावर को लेकर स्ट्रगल चल रहा है। बैरल उससे पूछता है, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि उस जगह पर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? वो सारी की सारी जगह पॉप के अंडर आती है और किंग भी उनके ऑर्डर को डिनाई नहीं कर सकता। और अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल पावर्स की, तो वो सारी पावर्स किंग के हाथों में होती हैं। बैरल ये सोचता है, अगर वो सारे प्रिंस ग्लेन को जान से मार भी देते हैं तो उनकी जगह पर एक और नया प्रिंस आ जाएगा और इससे कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पर लूसी और रोज के बीच में न जाने क्या क्या बातें चल रही होती हैं और जब इन दोनों की सारी बातें खत्म हो जाती हैं तो ये मास्टर बैरल के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। पर तभी अचानक उनकी नजर एक बच्चे के ऊपर जाती है जो काफी परेशान था। रोज उसके पास जाकर उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। मैं यहाँ पर खो गया हूँ और मुझे मेरी माँ नहीं मिल रही है। रोज इस बच्चे से इसका नाम पता करती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और शाम होते होते ये इसकी माँ को ढूंढ भी लेते हैं। लूसिया ये कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बच्चे काफी पसंद हैं। अरे हाँ, ये बात सच है और स्पेन यार्ड वेनिया में बच्चों का काफी ख्याल रखा जाता है। लूसिया सारे के सारे गार्ड्स के सामने ये अनाउंस कर रही होती है कि प्लान में कोई भी चेंज नहीं है। बैरल ये सुनने के बाद थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और वो लूसिया के पास आकर उससे ये पूछता है कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। लूसिया ये कहती है कि सारे के सारे हायर्स ने इसी ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कहा है, यहाँ तक कि दोनों किंगडम्स भी इस बात के लिए राजी हो चुके हैं। जिसके बाद ये सारे एग्रीकल्चर एरिया की तरफ बढ़ रहे होते हैं और थोड़े आगे जाने के बाद गटोगा बैरल से ये कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गटोगा बैरल को ये बताता है कि कल जिसने हमारे ऊपर अटैक किया उनमें से एक बंदा हमारा साथी रह चुका है। क्या तुम हिनिस की बात कर रहे हो? लगता है उस वक्त मैंने जो कहा था वो आपने सुन लिया। और हाँ, वो रोज से पहले हमारा वाइस कमांडर था, लेकिन अगर वो आज मुझे दिखा तो मैं उसे खुद ही जान से मार दूंगा। बैरल कहता है, क्या लूसिया इसके बारे में जानती है? हाँ, मैं उन्हें पहले ही सारा कुछ बता चुका हूँ। तो चलो फिर मैं हिनिस को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अभी सारे चलते चलते एग्रीकल्चर एरिया तक पहुँच चुके थे। प्रिंस और प्रिंसेस नीचे आ जाते हैं और वो फसलों को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। ये सारे लोग उन्हें गार्ड कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक प्रिंस ग्लेन के पास एक तीर आकर लगता है, जिसके बाद इन सभी के ऊपर तीरों की बारिश होनी शुरू हो जाती है। ये देखकर सिक्योरिटी भी पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है और वो इन सारी तीरों को अपनी स्वॉर्ड से ही काट रहे होते हैं। बैरल भी इन एरोस को रोकते हुए प्रिंस और प्रिंसेस से ये कहता है कि आप दोनों नीचे झुक जाओ। अगली पल यहाँ पर काफी सारे असैसिन्स की एंट्री हो जाती है और ये सारे मिलकर उन्हें रोक रहे होते हैं, लेकिन अब भी तीरों से अटैक होना बंद नहीं होता और इसी बीच काफी सारे असैसिन भी जान से मारे जाते हैं। ये सारे उन सभी को रोकने की पूरी ट्राई कर रहे होते हैं, पर तीरों के सामने ये सारे बेबस हैं। बैरल ये कहता है, कमांडर गटूगा अब आर्चर्स को ठिकाने लगाइए और बाकी सारा कुछ हम संभाल लेंगे। तो चलो फिर ये काम मैं संभालता हूँ। और वो आर्चर्स को मारने के लिए आगे निकल जाता है और ये सारे लोग बाकी के असैसिन्स को संभाल रहे होते हैं। अब जैसे ये फाइट थोड़ी शांत होती है तो बैरल ये नोटिस करता है कि इस फाइट में काफी सारे असैसिन्स मारे जा चुके हैं और साथ में उनके सोल्जर्स भी। लूसिया, क्या तुम प्रिंस और प्रिंसेस को कैरेज में बिठा सकती हो? हम सारे मिलकर ये काम कर सकते हैं। अब ये सारे उन दोनों को कैरेज में बिठाने के काम पर लग जाते हैं और बैरल इन सारे के सारे असैसिन से अकेला ही भिड़ रहा होता है। अब इन काफी सारे असैसिन्स को जान से मारने के बाद बैरल ये नोटिस करता है कि उसके सामने रोज खड़ी हुई है और वो ये कहती है कि सेंसे, आप तो काफी कमाल के हो। वो इसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और ये कहता है, यहाँ तक पहुँचने में मुझे काफी दिक्कतें हुई, लेकिन अब हम अपने असली मुद्दे पर आ सकते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने खड़े होते हैं। रोजी कहती है, सेंसे, आपको मेरे ऊपर शक कब से हुआ? जब तुमने उस असैसिन को जान से मार दिया था, जबकि तुम अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे पकड़ सकती थी। बैरल अब उससे पूछता है, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुमने इनका साथ क्यों दिया? मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल सही कामों के लिए करती हो और मेरी स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकती है? रोजी कहती है, सेंसे, मैं ये सारा कुछ इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं काफी सारी जानों को बचा पाऊँ और आपने भी यहाँ पर आते हुए बहुत से लोगों को मौत की घाट उतारा है, तो आप में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। तुम्हें जो भी कुछ पॉप के लिए कर रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पॉप ने मुझसे कहा था अगर हम सारे एक साथ हो जाते हैं तो हमारे यहाँ पर कोई भी बच्चा भूख से नहीं मरेगा और न ही सर्दी से। जिसके बाद ये दोनों अपने फाइटिंग स्टांस को अपना लेते हैं और रोज बैरल के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रही होती है और बैरल भी उसके सारे अटैक्स को बड़ी आराम से डॉज कर रहा होता है। अब रोज अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए बैरल के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करती है, लेकिन बैरल इसको भी बड़ी आराम से रोक लेता है। ये देखकर रोज थोड़ी हैरान हो जाती है और वो ये कहती है कि सेंसे, आप सच में काफी कमाल के हो। रोज की बातों से ऐसा लगता है कि वो ये सारा कुछ मजबूरी में कर रही है और वो ये कहती है कि मैं आपके ऊपर काफी अटैक्स कर रही हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा नहीं लगता कि मैं आपको हरा पाऊंगी। तो क्या तुम मेरे
मेरे सामने हार मानती हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपसे फाइट करूंगी। अभी दोबारा से फाइटिंग के मूड में आ जाते हैं। बैरल जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी शील्ड से इस अटैक को रोक लेती है, जिसके बाद वो बैरल के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक्स कर रही होती है और बैरल को काफी इंजर्ड कर देती है। जैसे ही बैरल को ओपनिंग मिलती है तो वो भी इसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और रोज को पूरी तरह से इंजर्ड कर देता है। अब रोज अपने घुटनों पर आ गई थी और वो ये कहती है कि मास्टर, आप सच में काफी कमाल के हो। जब तुम मेरे साथ मेरे डोजो में थी तब से लेकर आज तक तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। सेंसे प्लीज आप मुझे अपने हाथों से जान से मार दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहकर अपनी गलतियों की सजा भुगतो। तभी यहाँ पर गटोगा भी आ जाता है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके रोज को हील करना शुरू कर देता है और वो ये कहता है कि जब मैं आर्चर से फाइट कर रहा था तो मैंने रोज को जाते हुए देखा और मैं उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गया। कुछ देर के बाद रोज पहले के मुकाबले बेटर फील कर रही होती है। बैरल ये कहता है, रोज की ऐसी हालत मैंने ही की है क्योंकि ये असैसिन के साथ मिली हुई है। मास्टर बैरल एकदम सही कह रहे हैं। अब ये बात सामने आती है कि पॉप ने रोज से जबरदस्ती ये काम करवाया है और उसने ऑर्फनेज के बच्चों को बंदी बनाया हुआ है। गटोगा ये सारी बातें सुनने के बाद काफी गुस्से में आ जाता है और वो ये कहता है, तो चलो फिर पहले जाकर बच्चों को बचाते हैं। बैरल ये कहता है, लेकिन हम रोज के बारे में सबको क्या बताएंगे? मैं सभी से ये कह दूंगा कि रोज असैसिन से लड़ती हुई घायल हो गई। बैरल कहता है, लेकिन तुम इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? अगर ये बात लीक हो गई तो इसके साथ तुम भी दिक्कत में आ सकते हो। मैं ये मानता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरी बहन है। अब बैरल उसे ये पूछता है, तो चलो फिर मुझे ये क्लियर कर दो कि तुम किसकी साइड हो। मेरी हालत को देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। रोज ये कहती है कि मुझे रॉयल्स और पॉप दोनों के ऊपर ही भरोसा नहीं है क्योंकि पॉप रेवियोस भी गलत कामों में पकड़े गए थे। गटोगा ये कहता है, सारे लोग इस बात के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये सारी अफवाहें हैं जो कि रॉयल्स ने फैलाई हैं पॉप के बारे में और वो ऐसे नहीं है। लेकिन बैरल इन सारी बातों को क्लियर करते हुए ये कहता है कि ये सारी बातें सच हैं और पॉप रेवियोस को मैंने ही पकड़ा है और वो इंसान गिल्टी है और उसने अपना गुनाह भी कबूल किया है। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि रेवियोस ने काफी सारी डेड बॉडीज को इकट्ठा किया हुआ था जिनसे कि वो मिरेकल करके उन बॉडीज को दोबारा से जिंदा कर सके। ये सारी बातें सुनने के बाद रोज काफी शॉक्ड हो जाती है। इसका मतलब जो पॉप ने मुझसे कहा था वो सारा कुछ झूठ है। बैरल उससे कहता है कि वो पॉप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता कि वो एक अच्छा इंसान है या फिर नहीं, लेकिन हाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि तुम्हें उन्हें लेकर एक बार दोबारा से सोचना चाहिए और मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है कि तुम मेरी सिखाई हुई चीजों को फ्यूचर में अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करोगी। ये सारी बातें सुनने के बाद रोज भी इमोशनल हो जाती है और वो ये कहती है कि सेंसे मैं अभी मरना नहीं चाहती और मैं जस्टिस को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तभी गटोगा उसे अपने हाथों में उठा लेता है और वो ये कहता है कि मास्टर बैरल अब आप भी इसके अंदर फंस चुके हो। अरे यार तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। अब अगले सीन में बैरल इन सभी के पास आकर इन्हें ये बताता है कि रोज असैसिन से फाइट करते करते इंजर्ड हो गई तो गटोगा उसका इलाज करवाने के लिए उसे अपने साथ लेकर गया है। फिर यहीं से हमारी कहानी कुछ दिनों आगे शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर ये सारे ट्रेनिंग हॉल में बैठे हुए होते हैं। तभी उनके पास किंग की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें उन्होंने अल्लूसिया की काफी तारीफें की होती हैं और साथ में ये भी लिखा होता है कि उन्होंने अल्लूसिया और बैरल को डिनर के लिए इनवाइट किया है। ये सुनने के बाद बैरल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कुरूनी और ड्रॉट ये सुनने के बाद काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन बैरल ये कहता है क्या मैं इस चीज के लिए डिनाई कर सकता हूँ। अल्लूसिया उसे मना करती है कि वो ऐसे नहीं कर सकता और मैंने आज से पहले किसी को भी किंग की रिक्वेस्ट को डिनाई करते हुए नहीं देखा। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि बैरल की हालत काफी खराब होती है और वो ये सोचता है ये मैं कहाँ पर आ गया, क्योंकि उसके सामने किंगडम के काफी पावरफुल लोग बैठे हुए होते हैं जिनको देखकर बैरल की थोड़ी सी फट रही होती है। यहाँ पर ये सारे के सारे लोग किंग का ही वेट कर रहे होते हैं और अगले पल वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। अल्लूसिया उनसे कहती है कि आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया उसके लिए शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम दोनों का करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। वो भी इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी खुश होती है, जिसके बाद ये सारे खाना पीना शुरू कर देते हैं और काफी मस्ती कर रहे होते हैं। वैसे बैरल मुझे तुम्हारे बारे में ये पता लगा है कि तुमने असैसिन को मारने में काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। अरे हाँ पापा, ये इंसान काफी स्ट्रॉन्ग है और जैसे जैसे एनिमीज आते जा रहे थे इन्होंने उन सभी को गाजर मूली की तरह काट दिया। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बैरल को स्पेशल इंस्ट्रक्टर बनाना मेरा सही फैसला था। अब ये सारे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और किंग इन सभी को बताते हैं ये बात अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन मेरी बेटी की शादी प्रिंस ग्लिन के साथ होने वाली है, जिसके बाद ये यहाँ से स्पेनियार्ड वेनिया चली जाएगी और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसके साथ एक रॉयल गार्ड को भी वहाँ पर भेज दूँ। फिर किंग बैरल को देखते हुए ये पूछते हैं अगर तुम्हें मेरा आइडिया पसंद आया हो क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगे। ये सुनते ही बैरल के पसीने छूटने शुरू हो जाते
जाते हैं। लूसिया किंग को समझाती है कि बैरल हमारे रॉयल नाइट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर मास्टर बैरल यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा किंगडम भी काफी कमजोर पड़ सकता है। अगर तुम ये बात कह रही हो तो ये बात सच्ची होगी। और बैरल, मैंने यहाँ तक भी सुना है कि सारे लोग तुम्हें मास्टर स्वॉर्ड्समैन कहते हैं। लूसिया ये सारा कुछ देखकर काफी इमोशनल हो जाती है कि किंग बैरल को एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब अगले सीन में बैरल दोबारा से अपने घर आ जाता है और किंग से मिले हुए गिफ्ट को फ्रेया को दिखाता है और वो भी इसे देखकर काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि बैरल ने इस गिफ्ट को अपने डैड के पास पहुंचवा दिया होता है और साथ में एक लेटर भी होता है। जैसे ही रेंड्रेड इसे पढ़ता है तो इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि किंग ने बैरल को मास्टर स्वॉर्ड्समैन कहा है। जो सुनने के बाद उसके डैड कहते हैं, आखिरकार ये सारा कुछ मेरे बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है और मुझे इस बात की आशा है कि वो आगे चलकर एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर जरूर बनेगा। तो लो भाई, इसी के साथ हमारे इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम धीरे धीरे करके अपने चैनल पर सारी की सारी एनिमे कवर करते जा रहे हैं, तो गाइज अपना सपोर्ट दिखाओ। बाकी आपको ये एनिमे कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ यार, आप सब भी मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि मुझे अगली एनिमे कौन सी बनानी चाहिए, क्योंकि मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं आप सभी के कमेंट्स को रीड करूँ। तो चलो फिर आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एनीसोल।